गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। चलो जी, वापस आते हैं हमारे अकाउंटेंसी में। तो भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 हमने कंप्लीट किया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आज एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है शुरू करते हैं। तो भाई, AS2 के सवाल एक एक कर रहे होगे, आई होप अच्छे से हो रहा होगा। आज AS7 के सवाल अब शुरू जो है कर देना, ठीक है? तो भाई, अब नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। फिर से इजी सा है, AS10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। किसी को याद हो ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो भी लिख लें accounting for property plant and equipments। तो भाई फिर से ये फाउंडेशन में आपने एक चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन, वहाँ पर थोड़ी सी चर्चा जो है करी थी। तब बताया था AS10 जो है इसको गवर्न करता है और इंटर में डिटेल में जो है पढ़ना है, ठीक है जी। तो आज वो घड़ी आ गई है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इसको जो है आज हम शुरू जो है करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अकाउंटिंग कैसे होगी, उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, दो चीज़ें आपने को जो है पढ़नी है। तो भाई शुरू करते हैं। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड this accounting standard deals with accounting of PPE, property plant and equipment। This accounting standard deals with accounting of property plant and equipment। फिर ये बता रहा है आखिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है। हमने डेफिनेशन फाउंडेशन में याद करी थी, उम्मीद करता हूँ आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी, बच्चे हंस रहे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, फाउंडेशन में पढ़ी थी और हमें याद हो। सर कल की बात तो याद नहीं होती, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर tangible, property plant equipment are tangible items that। तो भाई AS10 और इसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करेंगे AS26, उसमें हम डील करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स पर। दोनों बिल्कुल सेम जो है चलते हैं। अगर AS10 समझ आया तो AS26 जो है समझ आ जाएगा। AS10 AS26 समझ आएगा तो AS28 29 वो भी कॉम्प्लीमेंट्री जो है चलता है। तो चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ जो है रहेंगे। तो भाई AS10, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। AS26 क्या बोलेंगे? दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद इंटेंजिबल एसेट। और आगे सारी डेफिनेशन बिल्कुल सेम जो है चलेगी। तो कह रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर इंटेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। हमने एक मशीनरी परचेज करी तो वो क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या है? प्लांट है। वो हमने क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमने उसको खरीदा है, रखा है, किस लिए? प्रोडक्शन के काम के लिए। हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। तो भाई हमने प्रोडक्शन के लिए कोई मशीनरी, हमने पूरी बिल्डिंग फैक्ट्री हमने बनाई है। फैक्ट्री किस लिए है? कि वहाँ पे प्रोडक्शन जो है हो जाए। हमने मशीनरी खरीदी है, क्यों खरीदी है? प्रोडक्शन के लिए हो जाए। हमने इस समय मान लीजिए डिलीवरी वैन्स खरीदी है, ट्रक्स खरीदा है, क्यों? फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल लेकर आना है, फिनिश गुड लेकर जाने। तो बहुत सारे ट्रक्स हमने जो है, लॉरीज हमने जो है खरीदी है। तो हमने कहा वो सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग, प्लांट मतलब मशीनरी, इक्विपमेंट छोटे मोटे जो मतलब मशीनरी ही मान के चलें, छोटी मशीनरी उसको
इक्विपमेंट जो है कह सकते हैं आपके लेवल पर। तो हमने कहा वो हमने यूज़ किस लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन के लिए हमने बिल्डिंग जो है खरीदी, प्रोडक्शन के लिए हमने प्लांट जो है खरीदा, प्रोडक्शन के लिए हमने इक्विपमेंट्स हमने जो है खरीदे हैं। या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स, या गुड्स की सप्लाई के लिए रॉ मटेरियल लेकर आना है, फिनिश गुड हमें जो है शोरूम में लेकर जाने, उनकी सप्लाई के लिए हमने रखा। या फिर क्या है, सर्विसेज, मैं आपको सर्विस जो है दे रहा हूँ, अब सर्विस देने के लिए मुझे माइक जो है खरीदना है, ये भी क्या है, एक इक्विपमेंट है। मैंने कहा मुझे एक पैनल जो है मेरे को चाहिए, मुझे प्रोजेक्टर जो है चाहिए, मुझे कैमरा जो है चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मुझे एक प्रीमाइसेस चाहिए जहाँ पर जो है मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो मान लीजिए हमने बिल्डिंग खरीदी है, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है। हमने ये सारे कैमरा है, प्रोजेक्टर है, माइक है, पूरा पैनल है, ये सब क्या है, प्लांट इक्विपमेंट्स हैं। किस लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि मैं आपको सर्विसेज जो है मैं आपको दे सकूँ। फिर आगे लिखें, और हाँ जी, और फॉर रेंटल पर्पस, और फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर रेंटल पर्पस या रेंटल टू अदर्स। ओला उबर ने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी हैं, बहुत सारी कार्स उन्होंने खरीदी हैं, और बाद में क्या कर रहे हैं, उन्होंने एज रेंट पर जो है बाकी कस्टमर्स को जो है दे रही हैं। ऐसी कितनी होती हैं, कितनी मशीन्स हैं, कितने लोग हैं वो क्या करते हैं, मशीन्स खरीद कर किराए पर जो है देते हैं। या आपके लेवल पर बिल्डिंग्स, हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीदी, हम उसको किराए पर जो है दे रहे हैं। तो आई हैव परचेज अ प्रॉपर्टी, पर्पज़ क्या है, किराए पर देने के लिए। या परचेज अ प्लांट, पर्पज़ क्या है, किराए पर देने के लिए। जितनी भी फोटोकॉपी मशीन्स की दुकानें होती हैं, जितनी फोटोकॉपी, अगर आप जहाँ पे फोटोकॉपी कराते हैं तो फोटोकॉपी मशीन जो है 10, 15, 20 लाख रुपए की जो है आती है। अब वो क्या लगता है, वो जो फोटोकॉपी वाला पर्सन है जो 50 पैसे आपसे फोटोकॉपी या 40 पैसे ले रहा है, क्या उसने 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट करी होगी, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। नॉर्मली क्या होता है, वो जितने लोग हैं वो कंपनी से फोटोकॉपी की मशीन किराए पर जो है लेते हैं। वो जो कंपनी है जिसने मशीन खरीदी उसने किराए पर दी, उसके लिए क्या है, प्लांट है। पर्पस क्या है कि वो दूसरों को किराए पर देता है, और वो करते क्या है, हर महीने की बिलिंग करते हैं। इस महीने आपने कितनी फोटोकॉपी जो है करी, उसके हिसाब से पर फोटोकॉपी में भी 5 पैसे 10 पैसे जो है वो चार्ज जो है करते हैं। तो वो जो कंपनी है जो मशीन खरीद कर किराए पर दे रही है, उस कंपनी के लिए ये क्या है, एक एसेट है, एक प्लांट इक्विपमेंट है, जो उस पर वो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज जो है करेगा। या पहले तो एसेट रिकॉग्नाइज, वो जो फोटोकॉपी वाला पर्सन है उसके पास मशीन है, तो क्या वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा मेरी मशीन है, नहीं, वो तो किराए की मशीन है। मशीन किसकी, वो जो मेन पर्पस, जो मेन पर्सन है जिसने किराए पर जो है दिया है, वो अपनी बुक में उसको दिखाते हैं ये मेरा एसेट है, उस पर वो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज जो है करेगा। क्या ये बात समझ आती है? तो भाई आराम से डिटेल में चेक करते चले जाएं। हम उन सारे टेंजिबल आइटम्स की बात करें, इनटेंजिबल नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा AS 26, उस पर डील जो है करेंगे। तो भाई क्या कह रहे हैं, और AS 26 बिल्कुल सेम कहता है, इनटेंजिबल एसेट्स आर आइटम, अगेन सेम डेफिनेशन पढ़ेंगे, आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई, वो नेक्स्ट क्लास में जो है टेकअप करेंगे। कंफर्टेबल है? लो जी, और आगे बढ़ जाएं। कह रहे हैं और हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा है, क्यों खरीदा है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो भाई हमें एक हेड ऑफिस भी चाहिए, हमें एक हेड ऑफिस भी चाहिए, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी जो है चाहिए, जो सारे काम जो है कर रहा है, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी वहाँ पर एक हमें कैबिन भी चाहिए। तो एक हेड ऑफिस, हमने एक बिल्डिंग जो है खरीदी है, एक प्रॉपर्टी हमने खरीदी है, पर्पस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो सारा काम जो है चल रहा है। हमने बहुत सारे लैपटॉप्स खरीदे हैं जो हमारे डायरेक्टर्स के पास है, सेल्स मैनेजर के पास है, बाकी सारे मैनेजर्स के पास हमने जो है लैपटॉप्स हमने खरीद कर जो है दिए हैं। प्लांट है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, इवन मोबाइल फ़ोन को इक्विपमेंट कह सकते हैं। तो हमने डायरेक्टर्स को मोबाइल फ़ोन भी खरीद कर जो है दिया है। तो हमने कहा वो पर्पज़ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए सारा काम जो है चलता है। तो वो जो बिल्डिंग है, वो जो लैपटॉप है, वो जो मोबाइल है, वो किसके एसेट हैं, कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के एसेट हैं। किस पर्पज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और वो क्या करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करेंगे। जैसे हमारी खुद की बात करें, ये क्या है, क्लासरूम है, पर हमारा हेड ऑफिस कहाँ है,
वो दूसरी बिल्डिंग में जो है हमारा चलता है। तो उस बिल्डिंग में जितने भी एसेट हैं वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। इस बिल्डिंग में जितने एसेट्स हैं वो क्या है, सर्विस प्रोवाइड के लिए। यहाँ जो कैमरा लगा हुआ है, यहाँ जो कैमरा लगा है सर्विस के लिए, पर आप सबको मॉनिटर भी जो है करते हैं, और भी बहुत सारे कैमरे जो है यहाँ पर लगे हैं। इस क्लासरूम में और भी कैमरे हैं, बाहर भी कैमरेज हैं, जो क्या होते हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वहाँ अपना बैठे ऑफिस में बैठे मॉनिटर जो है कर रहे हैं, क्लास सारी सही से चल रही है कि नहीं चल रही, डेकोरम मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपकी पल पल की खबर, इवन मेरी भी पल पल की खबर, क्लास मैंने कितने बजे शुरू करी, कितने बजे शुरू नहीं करी, पूरा कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो एडमिनिस्टर कर रहा है, क्या सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बहुत सारे कैमरेज हमने जो है खरीदे हैं, वो सारे क्या हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो है हमारे आ जाते हैं। कंफर्टेबल है, लो जी, तो भाई आराम से चेक कर लें। तो भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है, दीज आर द टेंजिबल आइटम्स, दीज आर द टेंजिबल आइटम्स जो हमने प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं, फॉर रेंटल पर्पस जो है हम यूज़ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है यूज़ कर रहे हैं। कंफर्टेबल है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक चल रहा है। चलो जी, फिर आगे आए और साथ ही साथ हमने कहा इसको एसेट कब कहेंगे, डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे, कह रहे एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर more than to be used for more than a period of 12 months, more than a period of 12 months। ठीक है जी, हमने कहा डेप्रिसिएशन का पर्पस तभी आएगा जब 1 साल से ज़्यादा इसकी क्या है, लाइफ है। हमने कोई ऐसा एसेट खरीदा जो 2-3 महीने की लाइफ है, वो सारा का सारा खर्चा इसी साल पीएनएल में जो है चला जाएगा। पर हमने एक ऐसे एसेट खरीदा है जिसकी लाइफ 4 या 5 साल है, तो बात वही है, 5 साल में सिस्टमैटिकली मेरे को खर्चे को एलोकेट जो है करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन जो है हम बोल देते हैं। ठीक चल रहा है, चलो फिर आगे जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट चेक करें, ये तो सारा अपने फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा था। अब धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर पेपर में पूरा लिख देना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैन बी acquired by 3 methods। आपको बिल्डिंग चाहिए तो भी कह रहे 3 तरीकों से आप बिल्डिंग जो है ले सकते हैं। हमने कहा पहला तरीका परचेज करो, परचेज कैश या क्रेडिट। हाँ जी, फर्स्ट आपने कैश परचेज किया या क्रेडिट परचेज किया, ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा, हाँ जी, कब्जा कर लो। अच्छा, मैं कहा पहला परचेज कर लो, दूसरा कब्जा कर लो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पहला परचेज, दूसरा कंस्ट्रक्ट कर लो। तो आपने बिल्डिंग आपने खरीदी नहीं, आपने बिल्डिंग क्या करी है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट। सेल्फ कंस्ट्रक्ट, हम यहाँ पे सब लीगल बात कर रहे हैं, कब्जा करने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमने खरीदा है, बिल्डिंग बनी हुई थी किसी से खरीदी। दूसरा क्या है, हमने सेल्फ कंस्ट्रक्ट करी। तीसरा in exchange of other asset, जो स्कूल में शायद पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। हमने बिल्डिंग ली और बदले में कोई दूसरा एसेट जो है हमने दे दिया है। ठीक है जी, तो भाई चेक करें। लो जी, तो हमने कहा बिल्डिंग आप चाहे खरीद लें, तो बिल्डिंग अगर खरीदोगे तो एंट्री क्या करोगे, बिल्डिंग टू बैंक अकाउंट या वेंडर अकाउंट। ठीक है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट पर बाद में आते हैं और ये आज की क्लास में इन 2 पर अपनी चर्चा जो है पहले करेंगे। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए और फिर नेक्स्ट लिखें। हमने कहा कॉस्ट ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे इक्विपमेंट हो, कह रहे इंक्लूड्स। हाँ जी, इस कॉस्ट में क्या क्या आएगा, इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड,
कौन कौन सी कॉस्ट कम प्रॉपर्टी में ऐड जो है करेंगे, इंक्लूड कॉस्ट इनकर्ड, कौन कौन सी कॉस्ट लेनी है, कह रहे इनिशियली टू एक्वायर और कंस्ट्रक्ट, एक्वायर और कंस्ट्रक्ट पीपीई। तो भाई वो जो बिल्डिंग, वो जो मशीनरी आप खरीद रहे हो उस पे कितने रुपए दिए, या आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आपका हुआ, सारा जो है ऐड करते जाना। उसके बाद कह रहे हैं सब्सिक्वेंटली टू ऐड कॉमा टू रिप्लेस, और हमने कहा बाद में 2-3-4 साल के बाद आपने बिल्डिंग खरीदी थी उसमें कमरा और जो है बनवा दिया, तो आप और जो भी बनाते जाओगे, जो भी आप लेते जा रहे हो आप उसको ऐड करते जाना, या आपने कुछ रिप्लेस जो है किया है तो रिप्लेसमेंट अगर आप कर रहे हैं पुरानी मशीन नई मशीन तो उसकी कॉस्ट जो है कर लेना, सबके काउंटिंग जो है करेंगे। और कह रहे हैं टू रिप्लेस एनी पार्ट, to replace any part of it, to replace any part or whole of it, चाहे आपने पूरी मशीन को ही रिप्लेस कर दिया या मशीन का एक पार्ट, एक कंपोनेंट रिप्लेस जो है किया। आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चर्चा जो है करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर हमने खरीदा, प्रोजेक्टर में क्या होता है, एक मेन कंपोनेंट क्या होता है, लेंस। एक मेन कंपोनेंट क्या है, लेंस, जो हम 2-3 साल के बाद जो है बार बार रिप्लेस जो है करते रहते। तो जैसे लेंस हम रिप्लेस करेंगे तो वो मेरे लेंस की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड जो है होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके सब पर डिटेल में जो है जाने। तो पहले हमने प्रोजेक्टर खरीदा, मान लीजिए 2 लाख का प्रोजेक्टर हमने खरीदा, तो हमने कहा 2 लाख की कॉस्ट हम ऐड करेंगे, और फिर हमने 1 या 1.5 साल के बाद हमने इसका लेंस जो है रिप्लेस करा, उस पर मेरे 80,000 रुपये मान लीजिए लग गए। तो 2 साल के बाद कुछ पैसा 80 लगेगा, कितना लगेगा अभी डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक बार पूरा 80,000 रुपये हम कॉस्ट में ऐड करेंगे, पर पूरा 80 नहीं होता, किस तरीके से करेंगे इसी का काउंटिंग AS10 जो है आपको बता रहा है। ठीक है जी, और आगे बढ़ते जाए, अभी सारा आई होप इजी चल रहा होगा। फिर आगे जो है लिखते जाओ, कह रहे कॉस्ट इंक्लूड्स, और इस कॉस्ट में और क्या क्या चीज़ें आएंगी, कॉस्ट इंक्लूड्स, सारा हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो वही आप सोच के बताओ, मशीन है शोरूम में, मशीन है शोरूम में, खर्चे में क्या क्या आएगा। पहले तो वही सेम काम, शोरूम में गए, हमने बातचीत करी, उन्होंने जो प्राइस कोट करा, कह रहे मशीन कितने की है, 2 लाख रुपए की है, तो भाई ये क्या आएगा मेरे कॉस्ट में आ जाएगा। हमने नेगोशिएट किया, हमने डिस्काउंट मांगा, उन्होंने 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20,000 रुपये, तो बताओ मेरी कॉस्ट में कितना आएगा, 1,80,000। ठीक है, तो हमने कहा भाई जो ट्रेड डिस्काउंट आया वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद उन्होंने इस पर GST चार्ज कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मान लीजिए GST चार्ज किया, मान लेते हैं 10,000। तो भाई क्या ये ऐड होगा कि नहीं होगा, हमने कहा अगर रिफंडेबल है हम इग्नोर कर देंगे, अगर नॉन रिफंडेबल है तो हम इसको ऐड करेंगे। अब क्या रिफंडेबल होता है, क्या नॉन रिफंडेबल, आप टैक्सेशन में जो है पढ़ लोगे। ठीक है, तो भाई यहाँ तो इतना है, अगर ये रिफंडेबल हुआ, मतलब इसका अगर क्रेडिट मिला हम इसको ऐड नहीं करेंगे, और अगर क्रेडिट नहीं मिलता हम इसको ऐड जो है करेंगे। ठीक है, तो पेपर में गिवन होगा, और अगर पेपर में यहाँ पर GST की जगह लिखा हो इम्पोर्ट ड्यूटी तो 100% ऐड जो है कर देना। तो इंपोर्ट ड्यूटी तो हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है हमारे कानून के हिसाब से। GST में कभी रिफंड मिलता है, कभी रिफंड जो है नहीं मिलता, वो पूरा GST जो है आपको पढ़ना है। तो मान लेते हैं इंपोर्ट ड्यूटी था, हमने इंपोर्ट कराया, तो भाई इसको ऐड करना है, मेरी कॉस्ट में कितना आ जाएगा, 1,90,000 जो है आ जाएगा। अब शोरूम से वही काम है, मेरे को अपने प्रीमाइसेस फैक्ट्री में लेकर आना है, क्या ऐड करेंगे, लोडिंग चार्जेस ऐड करेंगे, आपका ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करेंगे, टोल चार्जेस ऐड करेंगे। जो हमने AS2 में पढ़ा वही AS10 में आया। फिर फैक्ट्री के बाहर मशीन आ गई, बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, कई बार मशीन को उतारने के लिए मेरे को एक क्रेन बुलानी पड़ गई,
तो मैंने मशीन कितने टन्स की मशीन है, लेबर उसको उतार ही जो है नहीं सकता। तो कितनी बार होते हैं क्रेन्स आती हैं, क्रेन भी 2-4 क्रेन कई बार जो है आती है और उसको बहुत सिस्टमैटिकली जो है आपको ट्रक से जो है उतारना है, ट्रक से आपको उतारना है। उसके बाद जो है फिर आप उसको रोलर पर लेकर गए, हाथों में लेकर मशीन को नहीं जा सकते, उसकी अलग मशीन्स आती हैं जो बाहर से लेके आपके अंदर जो है इंस्टॉल करने में मदद जो है करेगी। फिर आपने उसको इंस्टॉल जो है करवाया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस सारा जो है होगा। उसके बाद और क्या आएगा, फिर मशीन की टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के सारा खर्चा जो है ऐड होगा। और जब मशीन ओके हो गई, जब मशीन ओके होगी वहां तक का सारा खर्चा मुझे क्या करना है, कैपिटलाइज जो है करना है। कंफर्टेबल है? वैसे सीए फाउंडेशन है, बहुत डिटेल पढ़ा था, इंटर में फिर से रिवाइज जो है कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लो जी इसी को लिख लेते हैं। हाँ जी, इसी को सारा काम जो है लिख लेते हैं। तो कह रहे हैं कॉस्ट इंक्लूड क्या क्या चीज़ें, हमने कहा जी परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट। कोई भी ट्रेड डिस्काउंट, कोई भी रिबेट, वैसे कैश इंसेंटिव, कोई ग्रांट मिला है, कोई भी चीज़ अगर लेस हो रही है, तो मैंने कभी 2 लाख की मशीन थी, 20,000 रुपये का डिस्काउंट मुझे जो है मिला है, चाहे उसको ट्रेड डिस्काउंट कह दो, रिबेट कह दो, कैश इंसेंटिव कह दो, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई। जैसे पीछे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी कि अगर आप व्हीकल खरीद रहे हैं और अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, हम आपको 50,000 का हम आपको रिबेट जो है, हम आपको कैश सब्सिडी जो है दे रहे हैं, सब्सिडाइज रेट पर। मेरे को तो मान लीजिए 4 लाख की कार है और गवर्नमेंट ने कहा अगर आप इलेक्ट्रिक खरीदते हो तो हम आपको सब्सिडी दे देंगे 50,000, तो मेरे को कार कितने की पड़ी, 3.5 लाख की। कंफर्टेबल है? तो हमने कहा चाहे ट्रेड डिस्काउंट कहो, चाहे सब्सिडी कहो, चाहे कैश इंसेंटिव कहो, तो जो भी चीज़ लेस हो गई तो एक दिन मेरी जेब से कितने रुपए गए, 3.5 लाख रुपए। फिर आगे लिखते हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर मैं इंपोर्ट कराता हूं तो इंपोर्ट ड्यूटीज एंड एनी अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। तो वो सारे टैक्सेस जो नॉन रिफंडेबल हैं वो मेरी क्या होगा, कॉस्ट में ऐड जो है करेंगे। उसके बाद फिर आगे कह रहे हैं एनी कॉस्ट directly attributable, any cost directly attributable to bringing, हमने कहा शोरूम से मेरी फैक्ट्री तक सामान लाने में जो भी खर्चा हुआ, any cost directly attributable to bringing the asset to its location and condition, फैक्ट्री तक लाने के लिए टू इट्स लोकेशन, पर फैक्ट्री के अंदर हमने कहा डब्बा पैक है, खोलकर इंस्टॉल करने तक के लिए कह रहे एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट to be capable of operating in the manner intended by management। तो भाई वो सारे के सारे खर्चे जो हमने डायरेक्टली हमने खर्च किया, वो सारे खर्चे सारे हमने इनकर करा, जिससे वो मशीन मेरी लोकेशन पर आ जाए और उस तरीके से आ जाए कि मैं उसको यूज़ कर सकूं,
कैपेबल ऑफ रिपीटिंग, यूज़ किया या नहीं किया फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यूज़ करने की हालत में जो है आ जाए। जैसे हमने एसी जो है परचेज़ करा, तो हमने कहा एसी अगर मैं परचेज़ करता हूँ तो कैसे करना है, पहले तो मार्केट में गया, हमने एसी का परचेज़ कॉस्ट जो भी थी, जो भी डिस्काउंट मिला लेस करा, हमने जो भी टैक्सेस थे नॉन रिफंडेबल ऐड करे, फिर एसी को घर पर लाने के लिए हमने एक टेम्पो जो है करा है, या उनको कहा आप डिलीवर कर देना, उन्होंने कहा डिलीवरी चार्जेस लगेंगे 500 रुपये, हमने कहा ठीक है हम पे कर देंगे, तो डिलीवरी करवाने के 500 रुपये जो है लगे। अब एसी मेरे घर पर आ गया है, पर क्या एसी रखते ही एसी काम कर जाएगा, हमने कहा नहीं, एसी कहाँ रखते हैं, क्या हम टेबल पर रखते हैं, हमने कहा नहीं, एसी कहाँ रखते हैं, हमें दीवार पर इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए फिर मैंने एक पर्सन को बुलाया जिसने पूरा दीवार तोड़ी है, तोड़कर सीमेंट करके पूरा एक बॉक्स जो है बनाया है। कई बार क्या होता है एसी हम अंदर इंस्टॉल करते हैं, कई बार एसी बाहर भी होता है, पूरा एक जीना बनाना पड़ता है, पूरे लोहे की एक आपको बॉक्स जो है बनाने। हमने कहा वो सारे के सारे खर्चे इस एसी में ही ऐड होंगे। उसके बाद क्या है, हमने कहा एसी के बाद एक पूरी पाइप जाती है जहाँ से पानी जो है जाता है, उसके लिए वो सारा हमने जो खर्चा किया है, वो सारी चीज़ें जो एसी को कैपेबल है कि अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारा। कल को अगर वायरिंग भी करनी पड़ गई, हमने कहा एसी के लिए मोटी वायर हमें लगवानी जो है पड़ रही है, तो एक इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाया, उसका भी जितना खर्चा है, उसके आने का खर्चा, वायरिंग का खर्चा, वो सारा का सारा खर्चा एसी के कॉस्ट में जो है हम ऐड जो है करते चले जाएंगे। कंफर्टेबल ने फॉर एग्जाम्पल कह रहे कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, एसी को इंस्टॉल करने के लिए हमने कुछ प्रिपेयर किया, साइट जो है बनाई। कितनी बार आपने देखा अपने घर के अंदर पानी की जो टैंकी होती है, कई बार क्या होता है पानी की टैंकी जो है, जो आपने ब्लैक कलर के बड़े बड़े आपने देखे होंगे, तो पानी की टैंकी कई बार क्या होता है वो सीधा छत पर रख देते हैं, और कई बार क्या होता है छत पर डायरेक्टली नहीं रखते, पहले क्या होता है एक लोहे का जो है एक बेस बनता है, लोहे के बेस के ऊपर जो है वो टैंकी रखी जाती है। तो हमने कहा अब वो टैंकी हमने खरीदी है, पर उससे पहले लोहे का बेस भी जो है बन रहा है, तो हमने कुछ साइट प्रिपेयर किया। फिर अगर आप चेक करोगे दिल्ली में तो बहुत कॉमन है कि वो टैंकी जो है वो अगर आप छत पर रखते हो, तो दिल्ली में इतनी गर्मी है, दिल्ली में इतनी गर्मी है कि गर्मियों में सारा टैंकी का पानी क्या होता है गर्म जो है हो जाता है, तो उसके ऊपर एक शेड भी जो है लगाया जाता है कि शेड से उसको जो है रोका जाए। तो हमने कहा वो शेड आपने जो भी आपने साइट प्रिपरेशन पे खर्चा किया है वो सारा टैंकी कॉस्ट के अंदर जो है आएगा, जिससे आप पानी जो है स्टोर जो है आप कर पाए। ठीक है जी, तो हमने कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन कॉमा इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। इंस्टॉलेशन एसी को इंस्टॉल किया, असेंबली कॉस्ट कई बार असेंबल भी करना जो है पड़ता है। कई बार क्या होता है आपके यहाँ जो मशीन आती है, आपने शायद नहीं देखा होगा, पर कई बार क्या होता है मशीन बहुत बड़ी मशीन होती हैं, एक साथ इंस्टॉल करके नहीं भेजते, वो क्या टुकड़ों में अलग अलग जो आते हैं, और बाद में एक आर्किटेक्ट इंजीनियर आता है उस मशीन को असेंबल जो है कर देता है, उस मशीन को बाद में असेंबल जो है किया जाता है। तो चाहे आप इंस्टॉल कर रहे हैं असेंबल कर रहे हैं, वो सारी कॉस्ट जो है आ जाएगी। तो हमने कहा भाई असेंबली कॉस्ट कॉमा टेक्निकल और प्रोफेशनल फी, तो भाई किसी टेक्निकल पर्सन को किसी प्रोफेशनल पर्सन को बुलाया है, उसने सारा चेक किया, उनकी फीस कॉमा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, उसका मशीन को टेस्ट किया, क्या मशीन सही से काम कर रही है नहीं कर रही। एसी को भी टेस्ट करते हैं, एसी को चलाकर देखते हैं 5 मिनट क्या कूलिंग कर रही है कि नहीं कर रही, क्या पानी बाहर फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो उसको फिर ठीक करना पड़ता है। तो हमने कहा सारा कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, कह रहे हैं वेदर एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, और कह रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड्स
और कुछ चीज़ें कॉस्ट से माइनस करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग any item produced while bringing the asset to its location and condition। लो जी, तो भाई सीधी सी बात है, हमने कहा वो सारे के सारे खर्चे जब तक मशीन ओके नहीं होती वहाँ तक का सारा खर्चा मुझे क्या करना है, ऐड जो है करना है। अब कुछ चीज़ें लेस भी करनी है, वो क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमने एक मशीन खरीदी, हम क्या करते हैं बुक्स अपना जो है प्रिंट करते हैं, तो अभी तो हम क्या करते हैं किसी कंपनी से प्रिंट कराते हैं, हमारे खुद सोचा हम अपना पब्लिशिंग हाउस जो है शुरू करना चाहते हैं, तो हमने हाँ 2-3 मशीन्स खरीदी, उसमें क्या होगा बुक्स की प्रिंटिंग होगी, बाइंडिंग होगी, सारा पैकिंग वैकिंग जो है होगी। तो हम मशीन हमने खरीदी, तो अब चेक कैसे करेंगे, हमने कहा चेक करने के लिए हमने एक लॉट किया, चलो 100 बुक्स देखते हैं प्रिंट एक साथ हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, तो उन्होंने कहा था सर एक साथ जो है हाफ एन आवर में 100 बुक्स जो है प्रिंट होके बाइंड होके आपको जो है मिल जाएगी। अब टेस्ट कैसे करेंगे, हमने उसमें पूरा बल्क ऑफ पेपर जो है डाला और उसे फटाफट चेक किया, हाफ एन आवर में देखते हैं कितनी बुक्स प्रिंट होती है, कटिंग होती है, बाइंड होता है। तो हमने जब डाला उसके बाद जैसे हमने एंटर का बटन दबाया तो प्रिंट होना शुरू हुआ, पर बाद में बाइंडिंग के समय कुछ गड़बड़ हो गई, मे बी उनका जो ग्लू था वो काम जो है नहीं करा, ये सारी किताबें मेरी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। फिर टेक्निकल पर्सन ने देखा क्या गड़बड़ हुई, अच्छा उन्होंने कहा यहाँ पर ग्लू को थोड़ा सा उसका कंसंट्रेशन जो है ऐड करना है। फिर से हमने टेस्टिंग जो है करी, 100 किताबें जो है करी, बीच में क्या देखा पेपर बीच में फंसना जो है शुरू हो गया, हमने कहा 100 किताबें, फिर हमने रिजेक्ट जो है करी। तो इनिशियली कई बार क्या होता है रिजेक्शन हो रहा है, कई बार देखा कि इसके अंदर पेपर की प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी जो है नहीं आ रही, तो इनिशियली क्या होगा वो सारी चीज़ें हम चेक जो है करते हैं। तो हमने कहा इतना सारा पेपर हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। मान लेते हैं 1 लाख पेपर वेस्ट हो गया भाई, किताब 100 किताबें, एक किताब के अंदर भी 200-300 पेजेस होंगे, कई लॉट हुआ तो 1 लाख पेपर हमारा वेस्ट जो है हो गया। अब उसका क्या करोगे, उस 1 लाख पेपर का क्या करोगे, क्या मैं आगे सेल कर सकता हूँ, सेल तो नहीं कर सकता, पर क्या करूँगा रद्दी वाले को दूंगा। रद्दी वाले ने मेरे को इसके 5,000 रुपये दिए, बस वो कह रहे हैं ये जो रद्दी आई ये इस कॉस्ट से फिर माइनस कर देना, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो रद्दी आपकी आई है, क्योंकि आप इस कॉस्ट को जब ऐड कर रहे हो तो हमने कहा जो रद्दी आई वो इससे माइनस जो है कर देना, और फिर जब मशीन ओके हो गई उसके बाद आपका सारा काम जो है चल जाएगा। कंफर्टेबल है। ऐसे कई बार होता है जब भी होटल इंडस्ट्री की बात करें, उनकी बेकरी डिपार्टमेंट है, मशीन वो लेकर आए कि बिस्किट सही से बेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब बेक जब करना है तो 1 बिस्किट 2 बिस्किट नहीं होते, वो पूरा टन्स के बिस्किट एक साथ जो है देखते हैं। अब कई केजीज के बिस्किट 10-15 केजी एक साथ वो चेक कर रहे हैं कि जब तक टेस्टिंग हो रही है कि नहीं, सही से बेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो जितना खर्चा है वो सारा ऐड होगा। और कल को अगर सही से बेक नहीं हुआ, मतलब क्वालिटी ठीक है पर उन्होंने कहा भाई हम ये कस्टमर को नहीं देंगे, पर अगर वो मान लीजिए लो सेगमेंट में अगर उसको सेल भी करना चाहें और वो ईटेबल है, हाइजीनिक है, तो जो पैसा उनको मिल रहा है अच्छी बात है, और उन्होंने वैसे फ्री में गरीब बच्चों को दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्वालिटी बिल्कुल सही थी पर क्रिस्पी नहीं था, हमने कहा बिस्किट था क्रिस्पी नहीं था, पर हमने कहा भाई कस्टमर नहीं खाएगा पर वैसे खाने लायक है, तो उन्होंने अगर फ्री में किसी को दे दिया बात खत्म होगी, और उसी को सेल भी अगर कर दिया तो जो पैसे आते हैं वो क्या करोगे, माइनस जो है आप कर देंगे, ठीक है जी। तो भाई ये सारा फाउंडेशन में पढ़ा था। अब इंटर में एक लाइन और ऐड कर देते हैं। अब ध्यान से चेक करें, मशीन की कॉस्ट में ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, और क्या चीज़ आएगी, एक और कह रहे हैं आएगा क्या, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट। और एक कॉस्ट और हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या रिमूविंग, डिसमेंटलिंग या रिमूविंग द आइटम और
restoring or restoring the site on which it is located. तो भाई एक चीज़ और आ गई, हम ये मशीन लेकर आए हैं, मुझे पता है मशीन की लाइफ कितनी है, 5 साल। मुझे पहले से पता है मशीन की लाइफ कितनी है, 5 साल। और 5 साल के बाद इस मशीन को क्या करना है, मुझे सेल जो है करना है। और मुझे पता है ये बहुत बल्क की मशीन है, अब सेल भी अगर करना पड़ेगा, इस मशीन को यहाँ से डिसमेंटल जो है करना पड़ेगा, उस पर भी मेरा खर्चा जो है मेरा जो है होगा। और मैंने कहा उसके बाद जो है ये मशीन इतनी बल्कि है कि जब इसको हटाएंगे नीचे का सारा फ्लोर भी हमारा टूट चुका होगा, सारा मार्बल हमारा खराब हो चुका होगा, उसको फिर से उस फ्लोर को हमें ठीक जो है करना होगा। तो मैंने कहा इस मशीन को डिसमेंटल करना है या उसको रिमूव करना है, या उसके बाद उस साइट को फिर से रिस्टोर जो है हमें जो है करना है। उसमें भी जो खर्चा होगा हमें पता है 25,000 रुपये हमारा इस पर खर्चा होगा। तो मैंने कहा ये मेरी मशीन की ही कॉस्ट है, इस मशीन को खरीदने पर मुझे पता है ये भी मेरा खर्चा होगा ही होगा, ये मेरा खर्चा होगा ही होगा। इसको भी वो क्या कह रहे हैं, कॉस्ट में ही ऐड जो है अपने को जो है करना है। ठीक चल रहा है, चलो जी फिर आगे जो है लिखते जाओ। कह रहे हैं कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, लो जी कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, और कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। तो भाई कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, कह रहे कुछ चीज़ें चेक करो। पहला कह रहे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग, cost of opening a new business or facility, cost of opening a new business or facility. For example, inauguration cost. For example, inauguration cost. तो भाई हमने कहा मशीन की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये तो बात समझ आई, पर हमने कहा मशीन की कॉस्ट में या बिल्डिंग की कॉस्ट में ये मुझे ऐड जो है नहीं करना। अब मान लीजिए हम एक नया यूनिट खोल रहे हैं, एक नया यूनिट जो है हम खोल रहे हैं, या हम एक नया बिजनेस जो है शुरू करें, उसलिए हमने पूरी एक बिल्डिंग जो है हमने खरीदी। तो बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या आएगा, सारा आया, पर बिल्डिंग खोलने के बाद अब होता वही है, कस्टमर्स को बुलाना है। तो हमने क्या किया, एक इनॉग्रेशन इवेंट जो है रखा, बहुत सारी पब्लिसिटी करी कि हम एक नया यूनिट यहाँ पर खोल रहे हैं, हम यहाँ एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, हम एक शोरूम जो है खोल रहे हैं, तो आप सब जो है हमारे शोरूम में आए। उस पर हमने 1 लाख रुपए का हमने खर्चा जो है किया। तो आप सोच के बताइए 1 लाख क्या उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, नहीं, ये तो क्या है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है आएगा। हमने एक नया प्लांट जो है खोला, और कई लोग ऐसे होते हैं एक नई मशीनरी खोली है, मशीन आपका होने के बाद उसकी पूजा भी करवा देते हैं, उसके बाद जो इनॉग्रेशन भी होता है, कई बार रिबन कटाई भी होती है सबके सामने। ग्रैंड मशीन है, इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसी मशीन जो है आई है, तो पूरी पब्लिसिटी करने के लिए भी ये सारे काम होते हैं। 1 लाख रुपए खर्चा हमने इस पर जो है कर दिया है, पर हमने कहा ये खर्चा उस मशीन में जो है नहीं आएगा। मशीन इसके बिना भी काम कर सकती थी, मशीन इसके बिना भी काम कर सकती थी। खर्चा कौन कौन सा आएगा, हमने कहा जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी है, जिसके बिना मशीन काम ही जो है नहीं कर सकती। हमने कहा ये भी ज़रूरी है, पर ये हम इसको मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में लेकर जो है जाएंगे, इसको मशीन की कॉस्ट में ऐड जो है नहीं करेंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट चेक करो, वही सेम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। फिर से एक नया प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नई सर्विसेज हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ खर्चा जो है कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट। हम उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, हमने कहा तो सारा पीएनएल में जो है जाता है, इसको कभी भी हम कैपिटलाइज जो है नहीं करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चेक करें, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग,
ये सब चीज़ें एमसीक्यू में मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों पर अपने चल रही हैं कि एमसीक्यू के अंदर जो है आ सकता है, कौन सी कॉस्ट आएगी कौन सी कॉस्ट नहीं आएगी, ऑप्शन ABCD जो है चल रहा है। तो टारगेट मेरा वही है, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 4 5 सारे वैरायटी जो है करेंगे। तो ये तो मैं मान के चलता हूँ 1 मार्क क्वेश्चन आने जो है चाहिए। फिर कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, cost of conducting business in a new location, cost of conducting business in a new location। हाँ जी, फिर सोच के बताएं, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अब मान लीजिए बिजनेस हमारा एक्सपैंड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो हमने एक नया सेंटर जो है लिया जो यहाँ से मे बी 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से हमने एक ट्रक बुलाया, ये सारा सामान ये सारा पैनल जो है यहाँ से शिफ्ट करके अब दूसरी जगह जो है लेकर जा रहे, AC उतार कर दूसरी जगह जो है लेकर जा रहे। अब AC को डिसमेंटल किया और AC को वहाँ पर फिर से इंस्टॉल किया, इस पैनल्स को यहाँ से उतारा दूसरी जगह लेकर गए, कैमरा हमने यहाँ से हटाया दूसरी जगह जो है लेकर गए। तो मुझे बताओ अब वो जो खर्चा हो रहा है क्या वो कैमरे की कॉस्ट में, पैनल की कॉस्ट में आएगा? हमने कहा नहीं, इससे हमने कहा ये कॉस्ट में जो है नहीं आता। जब फर्स्ट टाइम आप कैमरा लेकर आए वो सारी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, पर आपने सब लोकेशन चेंज करी है, इससे कैमरा या पैनल या AC की कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं। ये तो आपका नॉर्मल डे टू डे खर्चे के अंदर PNL में जो है, शिफ्टिंग चार्जेस के अंदर PNL में जो है चला जाएगा। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते जाएं। कह रहे हैं और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, कह रहे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स। और हमने कहा और भी जो जनरल खर्चे हैं जो स्पेसिफिकली मशीन के ऊपर जो है नहीं है, तो हमने कहा जनरल खर्चे कभी भी जो है नहीं हमारे आते। उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखें, कह रहे इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। और हमने अब मशीन शुरू करी, नया बिजनेस हमने शुरू करा, तो ऐसा नहीं होता कि बिजनेस शुरू करते ही प्रॉफिट जो है कमाएंगे, कई साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, आप ब्रेक इवन पर आते हैं फिर प्रॉफिट कमाना जो है शुरू करते हैं। तो वही कह रहे हैं मैंने आज मशीन खरीदी, आज मैंने बिजनेस शुरू करा, पर पहले साल नुकसान हुआ, तो वो नुकसान क्या मैं मशीन की कॉस्ट में ऐड करूं, इस मशीन की वजह से नुकसान हुआ, या वो PNL में जाना चाहिए? भाई वो तो PNL में जो है जाना चाहिए। तो कह रहे इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कह रहे वाइल द डिमांड, while the demand of an item, while the demand of an item builds up। तो भाई टाइम लगता है मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए, तो हो सकता है आपने पहले बहुत सारा डिस्काउंट दिया हो, आपने बहुत कम प्राइस पर सामान बेचा और सर्विसेज दी हो, तो इनिशियली अगर आपका लॉस हुआ, ये तो बिजनेस लॉ है, आप इसको कभी मशीन के साथ बिल्डिंग के साथ कैपिटलाइज जो है नहीं करेंगे। कह रहे और वेयर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज ऑपरेटिंग, property plant equipment is operating at less than full capacity। तो भाई हमारी मशीन पूरे साल में 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, ये मशीन की कैपेसिटी है, पर अभी हम सिर्फ 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 10,000 यूनिट क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी मार्केट में डिमांड बिल्डअप होने में टाइम जो है लग रहा है, इस चक्कर में लॉसेज हो रहे हैं। AS10 ने कहा इसको तो आप बिजनेस लॉस में ही लेकर जाओगे, कहीं पर भी आपकी बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ऐड जो है नहीं करेंगे। लॉजिकल सी सारी बात है, पर AS10 हर चीज आपको जो है लिखवाता है। लो जी, और फिर लास्ट लिख लें, हाँ जी, और लास्ट जो है लिखें, हाँ जी, कह रहे हैं रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग, relocating or reorganizing a part or all of operation
ऑफ एन एंटरप्राइज। कुल मिला के एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बस आपको समझाने की कोशिश है कि कॉस्ट में क्या आएगा, कॉस्ट में क्या नहीं आएगा। तो भाई इसी बात को फिर से वही चेक करें, हमने एसी खरीदा, हमने एसी जो है हमने एसी खरीदा, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, एसी का परचेज प्राइस, कोई डिस्काउंट दिया माइनस करोगे, उसके बाद कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है ऐड करोगे, एसी मेरे ऑफिस तक आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना है, टोल चार्जेस ऐड करने, लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ ऐड करेंगे। उसके बाद हमने साइट प्रिपरेशन पे खर्चा किया वो ऐड करेंगे, एसी को फिट करवाया वो ऐड करेंगे, उसके बाद हमने जो पाइपलाइन लगाई वो ऐड करेंगे, सब कुछ हमने ऐड किया और फिर टेक्नीशियन ने उसको चेक करवाया, 5-10 मिनट के अंदर कूलिंग हो गई, ओके रिपोर्ट जो है आ गई, ओके रिपोर्ट आ गई। तो हमने कहा यहाँ तक क्या होगा, खर्चा जो है ऐड होगा। एक महीने के बाद हमें लगा कि यार एसी इस दीवार पर नहीं होना चाहिए, एसी इस दीवार पर जो है होना चाहिए। अब बात वही है, मैं इसको रीलोकेट करना चाह रहा हूँ, एसी बिल्कुल काम कर रहा था, अब एसी को इस दीवार से हटाकर इस दीवार पर जो है कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अब इस पर मेरा खर्चा हो गया, तो बताएं अब ये खर्चा मैं अपने पीएनएल में लेकर जाऊं या एसी कॉस्ट में ही ऐड करें, ये पीएनएल में जो है जाएगा। तो हमने कहा अगर आप मशीन्स को रीलोकेट कर रहे हैं और कई बार रीऑर्गेनाइज क्या होता है, आप पूरा ऑफिस को ही फिर से रेनोवेट कर रहे हैं और फिर से आपने सारा स्ट्रक्चर जो है चेंज किया, तो आपने सारा स्ट्रक्चर चेंज किया तो वही एसी इस दीवार से दूसरे कमरे में ही शिफ्ट कर रहे हैं, इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा वो सारा खर्चा तो आपके पीएनएल में जाएगा, वो एसी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कंफर्टेबल है? लो जी, अब यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? हाँ जी, इनको जो है माइक जो है दे दें। हाँ जी सर अगर कोई रिपेयर करा रहे हैं काफ़ी हाई लेवल ज़्यादा उसका, जिससे मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई या कुछ, तो उस चीज़ को इंक्लूड करेंगे अभी क्या आएंगे, अभी कॉस्ट में? सब कुछ आया था, सब कुछ आएगा। चलो इनका सवाल ले लेते हैं सर। अब एसी जो है, अब आप चेक करें सर, एसी हमारा इंस्टॉल हो गया, अब एसी की सर्विस हर साल होती है कि नहीं होती? हर साल एसी की सर्विस करानी पड़ती है। तो भी हर साल अब एसी की सर्विस जो है करा रहे, और हर साल एसी वाला आता है और मान लीजिए हमसे 5,000 रुपये लेकर जाता है। आराम से आप सोच के बताओ, 5,000 रुपये हर साल सर्विस के हम दे रहे हैं, हर साल हम सर्विस के दे रहे हैं। तो बताओ जी, क्या ये एसी कॉस्ट में ऐड होगा या पीएनएल में? पीएनएल में। कंफर्टेबल है? अच्छा, सर्विस कराने से एसी की लाइफ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? वैसे तो बढ़ती है भाई, हमने कहा इंजन आपकी गाड़ी की हम सर्विस कराते हैं, सारा कुछ कराते हैं, पर ये क्या है, जनरल रिपेयर्स हैं, इसको हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। पर कई बार क्या होता है, एसी 4-5 साल के बाद इसके अंदर एक कंपोनेंट है, मान लो कंडेंसर, वो जो है खराब हो गया, वो खराब हो गया, अगर उसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो एसी मेरा काम जो है नहीं करा। कंडेंसर क्या करते, कूलिंग करता है, तो अब कूलिंग बिल्कुल बंद जो है हो गई, और फिर हमने कंडेंसर रिप्लेस कराया, उससे मान लेते हैं 25,000 रुपये खर्च हो गए, और कंडेंसर रिप्लेस कराने से अब एसी की कूलिंग 4-5 साल और जो है चल जाएगी। तो अब बताओ, क्या ये कंडेंसर की कॉस्ट एसी में ऐड करूं या मैं पीएनएल में लेकर जाऊं? एसी में ऐड करें, सब कुछ करेंगे धीरे धीरे करते। अभी तो आप बहुत बेसिक से शुरू करें, आज भी AS10 चलेगा, नेक्स्ट क्लास में भी AS10 जो है हमारा जो है चलेगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। हमने अगर नॉर्मल रिपेयर्स आपके चल रही हैं, पीएनएल में लेकर जाएंगे, और अगर आपने कुछ ऐसा खर्चा किया है जिससे उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई है, तो वो सारी चीज़ें हम कैपिटलाइज जो है हम कर देते हैं। ठीक है जी, पर जितना पढ़ाया यहाँ तक सारा समझ आते हैं? ठीक है, तो लो भी, अब न्यूमेरिकल पर आते। ये सारा मान के चलता हूँ, अगर थ्योरेटिकल आएगा 2 नंबर 3 नंबर का, या एमसीक्यू आना चाहिए, और इस पर जो न्यूमेरिकल जो अब तक आते थे 5 नंबर का सवाल, मतलब मैं हैरान हूँ, आई से 5-5 नंबर के सवाल ये पूछते हैं, और मैं सीधा आई से का ही सवाल आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, तो भाई चेक करें, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं एक्स लिमिटेड परचेज्ड a machine and incurred following expenditure.
एक्स लिमिटेड ने मशीन खरीदी और कुछ एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं। अब बस आपको ये बताना है मशीन की कॉस्ट में कितना अमाउंट जो है लेना है। तो भाई चेक करें, पहला परचेज प्राइस, परचेज प्राइस 5 लाख रुपए। फिर कह रहे हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, वो है 20,000 रुपये। इम्पोर्ट ड्यूटी या मे बी जीएसटी जिसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, वो 20,000 रुपये। फिर कह रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और हमने उनसे डिस्काउंट मांगा, 5,000 का डिस्काउंट जो है उन्होंने दिया। उसके बाद कह रहे हैं कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, और हमने कहा हम आपको आज ही पेमेंट भी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है 2,000 का मैं आपको क्या दे रहा हूँ, कैश डिस्काउंट। तो भाई आराम से सोचना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसके बाद फिर कह रहे हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, और उस मशीन को लाने के लिए हमने 25,000 का खर्चा कर दिया है साइट बनवाने के लिए। फिर कह रहे हैं टेक्नीशियन हायर्ड, टेक्नीशियन हायर्ड, और एक टेक्नीशियन को बुलाया जिन्होंने 40,000 रुपये हमसे ले लिए। उसके बाद कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये आपको दिए 30,000 रुपये। उसके बाद इस मशीन को हमने जब यूज़ करा पहले साल लॉस हुआ, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस। पहले साल इसको ऑपरेट करने पर नुकसान हुआ 80,000। उसके बाद फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर, इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर फॉर डेफर्ड क्रेडिट 8,000 रुपये। वैसे दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं आती, मैं कैश डिस्काउंट भी कह रहा हूँ इंटरेस्ट भी कह रहा हूँ, पर एक ही सवाल कराना चाह रहा था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। मान लेते हैं कुछ मैंने अर्ली पेमेंट करी होगी, 50% आज किया होगा, 50% मैंने डेफर जो है किया होगा। तो 50% डेफर किया, उसमें मेरे को इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ गया। उसके बाद फिर कह रहे हैं एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, और मुझे पता है इस मशीन को 4-5 साल के बाद तुड़वाना पड़ेगा। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, टू बी इनकर्ड आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद खर्चा होगा 15,000। और ये पेपर में सवाल अभी तक आया करते थे, कह रहे कंप्यूट द कॉस्ट, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन या प्लांट एज पर AS10। नए कोर्स का बेस्ट पार्ट यही है, पहले क्या होता था 5-5 नंबर के लिमिटेड सवाल आते थे, इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सारे पूछते नहीं थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ MCQ के चक्कर में अब आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है पूछे जाएंगे। पहले थोड़ा सा मेरे को भी एब्सर्ड लगता था, आपने इतना सारा सिलेबस पढ़ा पर सब चीज़ों से आपसे पूछा ही नहीं। तो अब तो क्या है, क्योंकि MCQs भी हैं और बाकी सब में टारगेट वही, अब हर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मान के चलें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के सवाल जो है आने चाहिए। लो जी, तो भाई आराम से चेक करके बताएं, वैसे तो बच्चों ने निकाल लिया होगा AS10 के हिसाब से कितनी कॉस्ट मुझे मशीन की दिखानी है। चलो जी बोली लगाना शुरू करें।
AS10 के हिसाब से कितनी कॉस्ट मुझे जो है लेनी होगी। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन एज पर AS10। ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो भाई पहला बता रहे हो 6,31,000, एक आंसर आया 6,31,000, एक आ रहा है 6,35,000, 5,83,000। ऑनलाइन से आ रहा है 631, लिख दिया है। ऑनलाइन से आ रहा है 6,23,000 और बोली लगाई 631, 623, 625, एक आंसर आ रहा है 6,25,000, 625। 5 नंबर का सवाल या तो 5 on 5 या 0। आराम से चेक कर लें मशीन की कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए। 623, 631, 625। हाँ जी, छोटा सा सवाल 5 नंबर का। 627, 6,27,000। खेले मजा आ रहा है। और अब आप देख पा रहे हो क्यों बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। सीए आसान है, पर अगर आपने गड़बड़ करा, ये कितना आ रहा है, ये कुछ अलग आ रहा है। 6,03,000, 6,03,000। ऑनलाइन से आंसर आ रहा है 6,03,000। लो जी, आराम से देख लो। हाँ जी, आराम से चेक कर लें। अगर आंसर सही तो 5 on 5, आंसर गलत 0 on 5। तभी चेक करें। आई से अपने हिसाब से बहुत इजी पेपर बनाता है, आप अपने हिसाब से बहुत जल्दी फेल भी हो जाते हो। चलो करें शुरू। चलो पूछ लेता हूँ, कितने बच्चे 631 के साथ हैं। 631, अच्छा बहुत सारे बच्चे 631 के साथ हैं, ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं। कितने बच्चे 635 के साथ हैं। 635 कहाँ गया, इसका मालिक कौन, छोड़ दिया अभी हो। अच्छा एक स्टूडेंट है, चलो 1 स्टूडेंट 635 के साथ है। चंदन गोयल, इनका आंसर अलग ही आ रहा है, कह रहे 67,300। तुम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो या कॉस्ट निकाल रहे हो। चंदन गोयल एक बार आप चेक करें, 67,300 तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है सबका 6 लाख में जा रहा है। हाँ, एक जीरो मिस है, या तो आप जीरो लगा दो नहीं तो आई से जीरो लगा देगा। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लो ये जीरो कहाँ लगाना है। चंदन गोयल, चलो एनीवेज फिर आए 5,83,000, एक स्टूडेंट इनके साथ है 583। फिर 6,23,000, अच्छा कई सारे बच्चे 623 के साथ भी हैं। उसके बाद 6,25,000, अच्छा कुछ बच्चे 625 के साथ भी हैं। फिर 6,27,000, 627 एक स्टूडेंट। फिर 6,03,000, ये शायद ऑनलाइन से आया था। 6,03,000 शायद एक स्टूडेंट का था। अच्छा चंदन ने इसको रेक्टिफाई करा, एक जीरो लगाया है, तो अब चंदन कह रहे हैं 6,73,000। तो भाई 673, चलो बस एक ऑनलाइन स्टूडेंट इनके साथ है। ठीक है जी, चलो अब देख लेते हैं किसका आंसर सही किसका आंसर जो है गलत। चलो ऊपर से ही लिखवा देता हूँ। तो भाई ऊपर से ही शुरू कर लेते हैं। तो भाई चेक करते चले जाओ। तो बताएं जी, परचेज कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, ऐड। ऐड क्या करोगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। तो भाई नीचे लिख लेना। तो भाई यहाँ पर आ गया परचेज प्राइस कितना है आपका, परचेज प्राइस 5 लाख।
उसके बाद क्या होगा, ऐड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कितना है, 20,000। ठीक है जी, तो भाई 5,20,000 ये आपका आया। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है, लेस। तो भाई ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है, लेस जो है करना है। तो हमने कहा ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, लेस जो है कर देंगे। कंफर्टेबल है। फिर बताओ कैश डिस्काउंट का क्या करना है, कैश डिस्काउंट कुछ भी नहीं करना। कैश डिस्काउंट, लो जी, कैश डिस्काउंट ये मेरा कॉस्ट में ना तो ऐड होता ना लेस होता। ठीक है, ये मेरे को कुछ भी जो है नहीं करना। कैश डिस्काउंट इज माय फाइनेंशियल मैटर। ये तो क्या होगा, डिस्काउंट सीधा पीएनएल में जो है जाता है, मैं कॉस्ट से लेस नहीं करता। ये मेरा जो डिस्काउंट होता है, क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरा डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाता है, पीएनएल में जो है चला जाता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट पीएनएल में नहीं जाता, हम कॉस्ट से माइनस करते हैं। कैश डिस्काउंट इज माय फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो वो मेरा कहाँ जाता है, पीएनएल में जाएगा। दिस इज माय डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, ये मेरा वहां जो है जाएगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ गड़बड़ हुई। उसके बाद साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ऐड, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ऐड। ठीक है जी, आई होप आपको फाउंडेशन में पढ़ा था, कैश बुक या कैश अकाउंट 3 कॉलम बनता है। यहाँ पे याद होगा कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान रखना, कल को माइंड में अगर आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए। हमने कहा जब कैश अकाउंट बनाते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, तो वहाँ पे कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। ये डिस्काउंट कॉलम कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट कॉलम जो है आते। तो जब भी कैश डिस्काउंट आएगा, ये कैश अकाउंट के डिस्काउंट कॉलम में जाते हैं, मशीन से लेस नहीं करते। कंफर्टेबल है, इसलिए अच्छे से इसको आगे गलती कभी भी जो है मत करना। कैश डिस्काउंट हमेशा कैश अकाउंट या कैश बुक के ट्रिपल कॉलम में, जो डिस्काउंट कॉलम में वहां पर जाएगा, मशीन की कॉस्ट से कभी माइनस नहीं करेंगे। लो जी, उसके बाद फिर टेक्नीशियन हायर्ड ऐड, टेक्नीशियन हमने हायर किया, ऐड करो, ऐड टेक्नीशियन हायर्ड। आई होप साथ साथ लिख रहे होगे, तो भी लिख लेना, ऐड टेक्नीशियन हायर्ड। फिर बताएं जी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड जो है अपने को करना है। किस में ऐड कर रहे हैं, मशीन की कॉस्ट में। तो मशीनी कॉस्ट में ये भी मेरा ऐड जो है होगा। फिर बताओ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कुछ भी नहीं, हम यहाँ से इसको हटाएंगे। ये मशीन का लॉस नहीं, ये मेरा बिजनेस का लॉस है, पीएनएल में जाएगा, हम मशीन में इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी, मशीन में क्या ऐड करना है, मशीन में क्या लेस करना है, वो माइंड में जो है रखना है। फिर इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर फॉर डेफर्ड क्रेडिट, ये क्या करना है, इग्नोर। हम तो ये क्या होगा, बाद में जब क्रेडिटर को इंटरेस्ट देंगे तो एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, पीएनएल टू इंटरेस्ट, क्रेडिटर टू बैंक। तो हमने कहा ये मेरी मशीन से रिलेटेड कुछ भी नहीं। जैसे कैश डिस्काउंट है, ऐसे इंटरेस्ट टू सप्लायर ये मेरा नहीं जो है आएगा। ठीक चल रहा है। उसके बाद एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये क्या करना है, ऐड। ये मेरी मशीन की कॉस्ट है, मुझे पता है मशीन आज खरीदूंगा, इतना भी मेरा खर्चा जो है होगा, मशीन खरीदूंगा, इतना मेरा खर्चा जो है होगा। ये मुझे क्या करना है, ऐड जो है मुझे करना है। ये मुझे क्या करना है, ऐड जो है करना है। और ये सब अब ऐड अगर आप करोगे तो मुझे बताओ कोई आंसर मैच हो रहा है, 6,25,000। तो भाई 6,25,000। ठीक है जी, तो भाई चेक कर ली, 6,25,000। क्वेश्चन आसान था कि मुश्किल था, आसान था। पर होता क्या है, बस आपको बता रहा हूँ, पेपर का यही लेवल है, आईसीए का लेवल कभी इससे ऊपर बढ़ा नहीं, क्योंकि आईसीए को पता है इसी में आईसीए का पास परसेंटेज 10-15% ही रहता है। जो आप खुद भी चेक करें, शायद सिर्फ 10% बच्चे ने सही किया, 90% बच्चे ने गड़बड़ जो है किया, तभी आईसीए का पास परसेंट इतना ही 10-15% है। क्यों, आईसीए कह रहे इतने सवालों में ही जब बच्चा फेल हो रहा है, आईसीए को अभी तक जरूरत पड़ी नहीं कि आईसीए पे मुश्किल जो है बनाए। आईसीए पे मुश्किल कभी भी जो है नहीं बनाता। AS2 के सवाल आपने देख लिए, AS7 के सवाल, एटलीस्ट एग्जामिनेशन सवाल देख लिया, लेवल कुछ भी नहीं है। पर इन पेपर में भी पास परसेंटेज कितना है, सिर्फ 10-15% बच्चा पास हो रहा है, 85-90% बच्चा फेल हो रहा है। ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि कहाँ, मतलब सिर्फ आपके मतलब सिली मिस्टेक्स है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कंसेप्चुअल मिस्टेक है, आप सबने सवाल देखा, सिर्फ सिली मिस्टेक आपकी जो है हो गई। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी होती है, कई बार लिख रहे थे ऐड,
गलती से कर दिया लेस, आपने कर दिया लेस, आई से ने आपका अटेम्प्ट ऐड कर दिया, इतना सा काम जो है चलता है, ठीक है। और आगे बढ़ जाए, कंफर्टेबल चल रहा है, आराम से चेक कर लें। अब किसी को इसमें कोई भी डाउट हो, ठीक है जी, और आगे बढ़ें। चलो फिर नेक्स्ट आते हैं, चलो जी, फिर नेक्स्ट अपन जो है आ जाते हैं और लिखें कॉस्ट ऑफ एसेट या कॉस्ट ऑफ पीपीई। तीन मेथड्स थे, तीन मेथड से, पहला मेथड क्या था, खरीदना, परचेज हमारा आया, दूसरा क्या था, सेल्फ कंस्ट्रक्ट, तीसरा मेरा क्या है, एक्सचेंज। अब उसकी बाद बस चर्चा जो है करते, मोस्ट ऑफली आज का ये लास्ट टॉपिक जो है होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट, कह रहे इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट। आराम से एक बार आप सोचना, एक बार आप सोचना, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चे, सारे तो शायद नहीं, पर हाँ कुछ बच्चे ये कंसेप्ट बना लेंगे, तो भी जो बना लेंगे बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं सारा समझा दूंगा। आराम से एक बार आप सोचना, एक बार कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, आप लॉजिकली सोचना आपके हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। और मेरे को उम्मीद है कुछ बच्चे तो शायद हो सकता है सारी क्लास सही बता दें, या कुछ बच्चे सही जो है बताएंगे। तो भाई अब कर क्या रहे हैं, अब मैं एक एसेट दे रहा हूं, बदले में दूसरा एसेट मैं जो है ले रहा हूं, ठीक है। मैं एक एसेट दे रहा हूं, दूसरा एसेट जो है ले रहा हूं, तो जो दूसरा एसेट ले रहा हूं उसकी कॉस्ट की हम बात जो है कर रहे हैं। एक एसेट जा रहा है, एक एसेट वापस जो है आ रहे, तो जो एसेट आ रहा है मैं उसकी कॉस्ट की बात जो है मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। अब दो केसेस बनते हैं, दो केसेस जो है बनते हैं, दो केसेस बनेंगे, दोनों केसेस को ध्यान से एक बार आप सोचना, और मेरे को उम्मीद है ऑलमोस्ट आप सारा जो है सही पता होगे, बस सोचना लॉजिकली, ठीक है। अब बच्चे का लॉजिकली सोचना होगा, हे राम, चलो ठीक है, ध्यान से चेक करो। अब ध्यान से समझे, मैंने एक लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप जो है मेरे को खरीदना है, मैंने एक लैपटॉप लिया, मैंने एक लैपटॉप लिया और मेरे पास क्या था, एक डेस्कटॉप था, मेरे पास एक कंप्यूटर पूरा सिस्टम था, मैंने उसको दिया, बदले में लैपटॉप जो है मैंने लिया है। ऐसा आजकल होता है कि भाई आपने देखा होगा मार्केट में गए तो लैपटॉप ले रहे हैं, एक्सचेंज ऑफर आया हुआ है कि बदले में अगर आपके पास पुराना लैपटॉप हो या आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर हो तो वो आप दे जाओ और हम आपको 20%, 30%, 80% डिस्काउंट जो है देंगे, तो आप जो है नया लैपटॉप ले लो। तो मैंने एक नया लैपटॉप लिया, न्यू लैपटॉप मैंने जो है लिया, और मैंने अपना पुराना डेस्कटॉप मैंने उनको जो है रिटर्न करा, मैंने एक डेस्कटॉप उनको जो है दिया, बदले में नया लैपटॉप जो है मैंने लिया है। पहला केस ये। दूसरा केस मेरे पास लैपटॉप था, मेरे पास लैपटॉप था, 10 साल की वारंटी है या 5 साल की वारंटी है कि भाई कंपनी से मैंने लैपटॉप लिया हुआ है, अगर गड़बड़ होगी वो मुझे नया रिप्लेस करके जो है देंगे। मेरे पास लैपटॉप था, वारंटी पीरियड में है, लैपटॉप 3 साल के बाद खराब हुआ, मैं ये लैपटॉप लेकर कंपनी के पास गया और कंपनी ने मुझे नया लैपटॉप जो है दे दिया, ठीक है जी। दो अलग अलग केसेस हैं। हमने कहा पहला, मैं अपना, चाहे यहाँ पे लैपटॉप लिखो डेस्कटॉप लिखो, तो मैं यहाँ पर अपना डेस्कटॉप लेकर गया, एक्सचेंज ऑफर चल रहा था, मैं नया लैपटॉप जो है लेकर आया। दूसरा केस, मुझे कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं था, मेरे को अपना लैपटॉप चाहिए था कि वारंटी पीरियड में था, 3 साल के बाद उसकी वारंटी पीरियड में था, लैपटॉप खराब हुआ, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कंपनी के पास गया, कंपनी का सर कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप ना दे जाओ, दूसरा लैपटॉप मुझे जो है दे दिया है। कंफर्टेबल है। अब ध्यान से आप सोच के बताएं, दोनों केसेस में सोच के बताएं, दोनों केसेस में कहाँ पर आपको लग रहा है सेल परचेज हो रही है। क्या दोनों में सेल परचेज माने या एक में सेल परचेज माने? एक में। किस में सेल परचेज, फर्स्ट केस या सेकंड केस? हाँ जी, कितने कह रहे? फर्स्ट केस सेल परचेज मानोगे। तो हमने कहा सर ये तो प्रैक्टिकली सेल परचेज है,
ये प्रैक्टिकली सेल परचेज है कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा है, मैंने सर लैपटॉप खरीदा है और बदले में मुझे कैश देना था, कैश दूं या काइंड दूं, मैंने दूसरा एक लैपटॉप जो है बेसिकली अपना बेचा है, ठीक है, मैंने अपना डेस्कटॉप बेचा है, नया लैपटॉप जो है मैंने खरीदा है। पहली बात ये, यहाँ पर पता है क्या ये सेल परचेज है? नहीं, यहाँ पे कोई सेल परचेज जो है नहीं है, यहाँ पे कोई सेल परचेज, जब सेल परचेज है तो यहाँ प्रॉफिट लॉस की कोई बात जो है नहीं आती। क्या ये बात समझ आती है? कंफर्टेबल है? तो एक बार मैं इतना लिखवा दूं या पहले और समझा दूं? चलो हाँ सर समझा दो, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से अब सोच के बताओ, अब ध्यान से मुझे सोच के बताओ, ये लैपटॉप मैंने खरीदा था, ये लैपटॉप मैंने खरीदा था 4 लाख रुपए का, ये लैपटॉप मैंने खरीदा था 4 लाख रुपए का, 3 साल डेप्रिसिएशन लगा रहा था, 10% 10% 10% मैंने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, या मान लो 1 लाख मैंने डेप्रिसिएशन इस पे लगा दी, डेप्रिसिएशन 1 लाख की लगाई और मेरी बुक वैल्यू कितनी है? 3 लाख। इतनी बात भी क्लियर है? तो ये लैपटॉप मेरे पास था 4 लाख रुपए का, 1 लाख की डेप्रिसिएशन लगाई, बुक वैल्यू कितनी है? 3 लाख, ठीक है। इसकी मार्केट वैल्यू आज बेचने जाऊं कोई 10,000 रुपये भी ना दे, भी लैपटॉप 3 साल के बाद जब बेचने जाऊंगा 10,000 की, पर बुक वैल्यू कितनी है? 3 लाख की है। लैपटॉप मेरे को 10 साल काम करना था, बीच में खराब हुआ तो भाई वारंटी पीरियड में था, मैं ये लैपटॉप लेकर गया, उन्होंने दूसरा लैपटॉप मुझे दे दिया, उन्होंने जो न्यू लैपटॉप दिया, अब न्यू लैपटॉप दिया तो वो कितने रुपए का है? न्यू लैपटॉप तो 4 लाख का है भाई, मान लो न्यू लैपटॉप 4 लाख का है, या हो सकता है 3 साल बाद इसकी वैल्यू हो गई 4.5 लाख, महंगा भी तो हो गया, 3 साल के बाद हो सकता है 3.5 लाख हो जाए, ठीक है। तो भाई 4 लाख हो गया, 4.5 लाख हो गया, 3.5 लाख जो है हो गया। आराम से अब आप सोच के बताओ, इस लैपटॉप, इस जो नया लैपटॉप मैंने खरीदा है अपनी बुक्स में किस वैल्यू पर मुझे दिखाना चाहिए? ये लैपटॉप किस वैल्यू पर दिखाना चाहिए? ऑप्शन ए, मैं कॉस्ट पर दिखाऊं, इसकी कॉस्ट क्या है? 4 लाख हो जाए, या 4.5 लाख हो जाए, या 3.5 लाख हो जाए। तो भाई कितने कह रहे हैं? या दूसरा ऑप्शन है कि सर जो लैपटॉप गया है हम इसको उसी बुक वैल्यू पर दिखा देंगे 3 लाख। ऑप्शन सी, सर उसकी मार्केट वैल्यू पर दिखाएंगे 10,000, या ऑप्शन डी, आपका जो मन करे बता दे। हाँ जी, आराम से अब चेक करो, एक बार आराम से चेक करो, मेरा लैपटॉप जो है वो खराब हुआ, रिप्लेसमेंट हो गई है, अब मुझे इस समय कितने बच्चे कह रहे हैं हमें ऑप्शन ए के साथ चलना चाहिए? बहुत सारे बच्चे ए के साथ है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कितने कह रहे हैं हमें बी के साथ चलना चाहिए, बुक वैल्यू? कई सारे बच्चे इसके साथ भी हैं, ठीक है। कितने कह रहे हैं थर्ड, मार्केट वैल्यू के साथ चलना चाहिए? आज इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसके साथ कोई भी नहीं है। और किसी का और कोई आंसर आ रहा हो? चलो इसके साथ भी कोई नहीं है, ठीक है। ध्यान से इस बात को, अब 2 आंसर्स आ रहे हैं, 2 आंसर्स आ रहे हैं, फिर से उसी कंसेप्ट पर आता हूँ। ध्यान से मुझे बताओ, ध्यान से मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने सेल परचेज करी है या सिर्फ एक्सचेंज हुआ है? एक्सचेंज। अगर मैंने सामान बेचा नहीं है, क्या मुझे प्रॉफिट लॉस दिखाना चाहिए? नहीं। बस इस बात को समझो, क्या मुझे कोई प्रॉफिट लॉस दिखाना चाहिए? नहीं। अब आप सोच के बताओ, अगर आपने इसको 4 लाख में दिखाया, एंट्री क्या पास करोगे? आप कह रहे हो मशीन 4 लाख, बदले मशीन आपने जो बेची है वो कितनी है? 3 लाख, और आप क्या दिखा रहे हो? प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज 1 लाख, यही तो करोगे। अगर आप इसको 4 लाख में आज दिखाओगे तो आपको 4 लाख की मशीन आई, गई मेरी कितने की? 3 लाख की, 1 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या मुझे प्रॉफिट दिखाना चाहिए? नहीं। चाहे 3.5 लाख करो या 4.5 लाख करो, तो हमने कहा प्रॉफिट तो मुझे दिखाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बेच नहीं रहा, मैं इसको बेच नहीं रहा। तो आप सोच के बताओ मुझे किस पर दिखानी चाहिए? अगर मुझे प्रॉफिट नहीं दिखाना तो किस पर दिखाऊं? 3 लाख पर ही जो है मुझे दिखाना होगा। मैंने कहा मुझे 3 लाख पर ही जो दिखाना होगा। 3 लाख क्या है? मेरी बुक वैल्यू। मैंने कहा सीधी सी बात है, मेरी जब मशीन चल रही थी उसी वैल्यू को मशीन मेरी सारी जो है चलती चली जाएगी। मैं जब इसको बेचूंगा तब प्रॉफिट लॉस निकालना है, मैंने कोई मशीन नहीं बेची। क्या ये बात समझ आती है?
कंफर्टेबल है। तो हमने कहा जब मैंने मशीन बेची ही नहीं है, जब डायरेक्टली मैंने बेची नहीं है, मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाना, तो जिस वैल्यू पर मशीन चल रही थी उसी पर हम चलाते जो है चले जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? और अगर यहीं पर अब सेम स्टोरी होती, इसी की बात करें, तो हमने कहा मैंने न्यू, अब ये मेरा क्या है डेस्कटॉप, ये मेरा क्या है डेस्कटॉप, और आज मार्केट में गया न्यू लैपटॉप लेकर आया, उसकी कॉस्ट है ये, उसकी कॉस्ट अब ये जो है आ रही है, उसकी कॉस्ट अब ये जो है आ रही है। तो भाई अब ध्यान से सोच के बताएं, चलो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये बता देता हूँ। अब स्टोरी वही है कि मुझे नई मशीन, चलो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, चलो इसी पर भी जो है आ जाता हूँ, आप ही से पूछ लेता हूँ कि भाई अब मैंने नया लैपटॉप खरीदा है, नया लैपटॉप खरीदा है, उसकी वैल्यू 4 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख, उसकी वैल्यू ये है। मैंने जो अपना डेस्कटॉप दिया, बुक वैल्यू है 3 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू है 10,000, उसकी मार्केट वैल्यू है 10,000। अब मैं नई मशीन खरीद कर ला रहा हूँ, पुरानी मशीन दे रहा हूँ, तो मुझे बताओ इस नई मशीन को कितने में लूँगा? ये प्रैक्टिकली मुझे बताओ, ये प्रैक्टिकली मुझे सोच के बताना। नई मशीन कहने को 4 लाख की है, पर उस पर्सन ने मुझसे क्या लिया? एक डेस्कटॉप जिसकी वैल्यू कितनी है 10,000, जिसकी वैल्यू कितनी है सिर्फ 10,000। मैंने 10,000 की मशीन दी है और उस पर्सन मुझे 4 लाख की मशीन दे दी, तो मेरे को प्रैक्टिकली सोच के बताओ ये जो नई मशीन है मेरे को 10,000 की पड़ी या 4 लाख की पड़ी? सोच के बताना, मेरी जेब से कुछ गया नहीं। मैंने सिर्फ 10,000 की मशीन दी और मेरे को 4 लाख की मशीन मिल गई, तो प्रैक्टिकली मुझे बताओ ये मशीन मुझे 4 लाख की पड़ी या 10,000 की पड़ी? हाँ जी, कितने कह रहे? 10,000 की पड़ी ऑलमोस्ट सारे। कितने कह रहे? 4 लाख की पड़ी, कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या है? ये तो वैसे ही MRP होगा। जैसे कई बार होता है ना, जो मार्केट में जाते हैं कह रहे हैं 4 लाख, अप टू 80% ऑफ, अप टू 90% ऑफ, तो मैंने कहा प्रैक्टिकली मेरी जेब से कितना गया? सिर्फ 10,000 ही तो गया, क्योंकि मैं इसको बेचने जाता तो मेरी जेब से सिर्फ 10,000 की मशीन जो है मेरी गई है। कुछ कुछ बात समझ आती है? बस आज इसी पर चर्चा जो है मुझे करनी है, आज इसी पर चर्चा जो है करते हैं, पर मेरे को उम्मीद है आपको कुछ कुछ बात जो है समझ आई होगी। लो जी, तो इसको अब लिख लेते हैं, इसी पर 2-3 सवाल करेंगे और मेरे को उम्मीद है उसके बाद आप अच्छे से ये कर पाएंगे। लो जी, तो भाई थोड़ा सा टेक्निकल है, तभी आईसी ने देखो कितना सिस्टमैटिकली आपको पढ़ा रहे हैं। सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था AS10 का, और अब इंटर में बहुत डिटेल में जो है आपको लेकर जो है जा रहे हैं। क्यों? अब आपकी मैच्योरिटी भी अच्छे से जो है हो गई है। लो जी, तो भाई चेक करें, कॉस्ट ऑफ एसेट इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट। तो हमने कहा 2 बातें होंगी, कह रहे हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन, transaction has commercial substance। इसका मतलब ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, सेल परचेज है, सबको पता है सेल परचेज है। तो भाई लिख लो, इंटेंशन इज ऑफ सेल ऑब्लिक परचेज। मैं खरीदने ही गया था, मैं खरीदने ही सामान गया हूं और बदले में एक्सचेंज ऑफर में मैं कुछ डिस्काउंट जो है लेकर आया। ठीक है जी। और दूसरा ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, और इस ट्रांजैक्शन में सेल परचेज नहीं है, कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो लिख लें इंटेंशन ऑफ रिप्लेसमेंट। इंटेंशन ऑफ रिप्लेसमेंट सिर्फ पर्पस है रिप्लेस करने का। ठीक है जी। ऑनलाइन बच्चा कह रहा है सर कौन ऐसा वेंडर होगा जो 4 लाख की मशीन को मे बी वो 10,000 में एक्सचेंज कर लेगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्यों? डिस्काउंट देखते नहीं, अप टू 90% ऑफ मार्केट में होता तो है, ये तो आपने देखा होगा, ये तो मार्केट बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है? ये मशीन इतनी की है ही नहीं,
10-15 हज़ार की मशीन है, 4 लाख का प्राइस दिखा रहे हैं और बाद में क्या बोल रहे हैं, अप टू 80% ऑफ, 90% ऑफ। ये तो मार्केट में कितना सिनेरियो है, तो अगर अप टू 90% ऑफ है तो 40,000 हो तो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फिगर 10,000 लगी है, इसको 40,000 कर लो। हमने कहा तो सारी मार्केट में जो है चलता है, एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 5 फ्री। ये होता है कि नहीं होता? होता है। ये तो बहुत फेमस केस स्टडी, अगर आपको पता हो, मतलब बहुत फेमस केस स्टडी जो है ये हुई थी। एक बिजनेसमैन एकदम से कई सालों तक ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। एक बिजनेसमैन कई सालों तक ज़्यादा प्रॉफिट जो है नहीं कमा रहा था, और विद इन अ ईयर और 2 ईयर्स में एकदम से उसकी बिजनेस मल्टी करोड़ हो गया। सिंपल सा, मेरे को बिजनेस शायद याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ था कि मान लीजिए वो आटा बेच रहा है, ऐसा कुछ था, या दूध बेच रहा है, मुझे पता नहीं क्या प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट क्या था वो, शायद उनका 75 रुपीज़, मान लो 75 पर यूनिट का प्रोडक्ट था। 75 पर यूनिट का प्रोडक्ट जो है वो बेचा करते थे, कई सालों तक वो बेच रहे थे। सामान कितने का है? 75 रुपया, 100 रुपये का जो है सामान है, कई सालों तक बेच रहे थे। और लोगों को वही था कि भैया कितना डिस्काउंट दोगे, कैसे दोगे, सारा कुछ है, बिजनेस चल रहा है। इसने किया क्या? इसने सिर्फ ये किया, इसका प्राइस बढ़ा दिया, कह रहे हैं 150, और लिखा एक के साथ एक फ्री, और लोगों ने दुनिया जहान का सामान खरीद लिया। ये आज हो रहा है, यही हो रहा है। ये तो बहुत फेमस बिजनेस केस स्टडी, उन्होंने कहा था सर मैंने किया कुछ नहीं, 75 का सामान बेचता था और लोग कह रहे डिस्काउंट नहीं दे रहे, डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, लोग छोड़कर जो है जा रहे थे। मैंने बड़ी कोशिश करी, सालों साल मैंने बिजनेस किया, कोशिश करी, पर मेरी सेल शूटअप नहीं हुई, मेरी सेल शूटअप जो है नहीं हुई। मैंने किया कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ इसको 150 कर दिया। 75 रुपये का एक सामान था, 150 का 2 सामान हो गया, बस मैंने किया क्या, नाउ माई प्राइस इज 150 एंड 1 + 1 फ्री। ये मतलब पुराना है, आजकल के ये सारा हो गया ना, तो आज से 15-20 साल पहले की केस स्टडी थी भी। इसने इतना सा मॉडल जो है इसने जो है किया था। उसने कहा सिर्फ किया कुछ नहीं सर, मैंने प्राइस डबल कर दिया और बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी, एक के साथ एक फ्री। दुनिया जो है ऐसी आई, और इसको देखने के बाद फिर बाकी सब लोगों ने भी सारा काम जो है शुरू जो है किया था। ये सारा काम जो है फिर एक के साथ एक फ्री, 2 के साथ 5 फ्री, 10 के साथ 20 फ्री, सब कुछ फ्री जो है हो रहा है। तो आजकल वही है, हाँ आजकल वही सारा चल रहा है, अप टू 80% ऑफ, 90% ऑफ। तो ये सारे बिजनेस मॉडल जो है चल रहे हैं, ये सारे बिजनेस मॉडल जो है चलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारा कुछ जो है चलता है। तभी तो आपको समझा रहे हैं, यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बहुत प्रिविलेज लोग हैं जिनको ये सारी बात समझ अगर आती है तो आप अच्छे बिजनेस जो है कर पाओगे। चलो तो भाई आ जाए। तो भाई हमने कहा ट्रांजेक्शन हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस, और वहाँ पर ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो भाई अब चेक करें, तो भाई यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। तो भाई इसको लिख लेते हैं, जहाँ पर सेल परचेज नहीं थी, मेरा लैपटॉप था, वारंटी पीरियड में था, खराब हुआ, मैं दे आया, नया लैपटॉप जो है आ गया। तो कह रहे हैं न्यू एसेट शुड बी, new asset should be recognized at, हाँ जी, नई एसेट को किस पर रिकॉग्नाइज करना है? बुक वैल्यू पर। रिकॉग्नाइज एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसकी? ऑफ एसेट गिवन अप, ऑफ एसेट गिवन अप। ठीक है जी, कंफर्टेबल चल रहा है। तो हमने कहा भाई जो बुक वैल्यू उसी पर हम रिकॉग्नाइज जो है हम करेंगे। और इस साइड पर आ जाओ, पर अगर सेल परचेज है, अगर सेल परचेज है तो क्या होगा? कह रहे हैं न्यू एसेट शुड बी recognized, new asset should be recognized at the fair value। फेयर वैल्यू कह दो, मार्केट वैल्यू कह दो, एक ही बात है। कह रहे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तो भाई मेरा एसेट की जो मार्केट वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू है, भाई मैं मेरी जेब से उतना ही जो है गया है। मुझे आपके प्राइस का भी जो नेगोशिएशन हुआ, मैंने कहा मैं तो 10,000 का ये एसेट ले जाओ, अगर वो तैयार है तो मेरे को प्रैक्टिकली नया मशीन 10,000 में जो है मेरे को मिली है। कंफर्टेबल है? लो जी, फिर आगे आ जाओ।
कह रहे हैं इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, if fair value of asset given up cannot be measured, अगर ऐसा हो गया कि मेरा जो सामान है इसकी जो वैल्यू है, अरे मैंने हटा दिया, चलो मेरा सामान था उसकी वैल्यू मान लो 10,000 थी, मुझे नहीं पता, मेरे को ये पता 4 लाख का लैपटॉप था, 4 लाख का लैपटॉप था, डेप्रिशिएट करा था 1 लाख, 3 लाख की बुक वैल्यू है, आज कितनी बिकता है मुझे नहीं पता, मैं बेचने गया भी नहीं, मुझे नहीं पता। अब मैं मार्केट में गया और मेरे को उसकी वैल्यू पता है, तो मैं क्या मान के चलूँ, नया लैपटॉप कितने का मिला, जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, शायद 4 लाख रुपए जो है आ जाए। अगर मुझे अपने एसेट की वैल्यू नहीं पता, फिर मान के चलता हूँ जो उसका एसेट है उसी पर जो है मैं लेकर आया, कैन नॉट बी मेजर्ड, कह रहे कॉमा देन फेयर वैल्यू of asset acquired is taken। तो अगर मुझे अपने एसेट की वैल्यू पता है वो ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि मुझे अपने एसेट की वैल्यू तो पता ही होगी ना, दूसरे की वैल्यू नहीं पता, पर मुझे अपने एसेट की पता है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैं अपने एसेट की वैल्यू को देता हूँ। अगर मुझे अपने एसेट की वैल्यू नहीं पता है फिर दूसरे के एसेट की वैल्यू, फिर जो वो कहेगा उसकी बात जो है मैं मान लेता हूँ। कंफर्टेबल चल रहा है यहां तक, किसी को कोई भी डाउट हो? लो जी, इनको माइक जो है एक बार दे दें, रवि जी एक माइक जो है दे दीजिए। तो भाई आराम से चेक करें। सर आपने हमें एग्जांपल दिया था कि बुक वैल्यू वाज 3 लाख, 4 लाख की कॉस्ट है, 4 लाख की बना दे, 4 लाख की कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख रुपए और आज बुक वैल्यू है 3 लाख रुपए। एंड हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम मशीन इज 10,000। हाँ, और इसकी मार्केट वैल्यू है 10,000 रुपए। ठीक है जी, तो हम 10,000 को ये मानेंगे ना कि अगर हम अपनी मशीन को इसी कंडीशन में आज खरीदने जाए मार्केट से, देन दैट विल बी 10,000। नहीं, मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। ये वैल्यू क्या है, खरीदने की, सेलिंग की? सेलिंग की। आज मैं इसको बेचने जाऊंगा, सेकंड हैंड ये मेरा लैपटॉप है, तो बेचने जाऊंगा तो कितने बिकेगा, 10,000 में जो है बिकेगा। जब हम एक्सचेंज करेंगे, नई मशीन आई फॉर 4 लाख। हाँ, अब आप मेरे पास आए हैं, आपने कहा सर मेरी मशीन कितने की है, आप आए, सोचिए आप आए, आपने कहा सर मेरी मशीन कितने की है, 4 लाख रुपए की है। अगर हम स्ट्रिक्टली बुक्स की बात करें तो हमारी 3 लाख की मशीन गई एंड हमारी 4 लाख की मशीन आई, तो हमारी वैल्यूएशन उसके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हाँ, आता हूँ, चलो ठीक है, इसी बात पर जो है आए। तो भी अब इस बात को समझो भाई, मशीन ये मेरे पास आई कि सर मेरी मशीन जो है कितने की, 4 लाख की, बहुत एडवांस है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, ऐसी होता है, नेगोशिएशन चल रहा है, तो मैंने कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरा लैपटॉप बड़ा काम का जो है चल रहा है। अब ऐसे समझ लें, मैंने कहा मेरे पास ऑलरेडी लैपटॉप है, ये आए भाई हमारे ऑफिस में, सर हमारा लैपटॉप बहुत अच्छा है, हमारी नई कंपनी है, आप प्लीज़ एक बार यूज़ करें। मैंने कहा मेरे को ज़रूरत नहीं, मेरा लैपटॉप बढ़िया जो है चल रहा है। इन्होंने मेरा लैपटॉप देखा, इन्होंने मेरा लैपटॉप जो है देखा, बुक वैल्यू कितनी है, 3 लाख की है, लैपटॉप देखा, परखा, कितने का है, 10,000 का, उनको पता है 10,000 का है। इन्होंने मुझे ऑफर किया, सर अच्छा ऐसे करो, ऐसे करो, आपका ये सेकेंड हैंड लैपटॉप है, 3-4 साल पुराना हो गया है, सर मैं आपको इसी लैपटॉप के बदले आपको नया लैपटॉप जो है दे देता हूँ, इसी के बदले मैं आपको नया लैपटॉप जो है दे देता हूँ, सर आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत जो है नहीं है। मैं मान गया, मैं अपना जो है मान गया। ठीक है, अब बात सारी वही आ रही है कि मैं अपना मान गया, तो मेरी जेब से कितने का लैपटॉप जा रहा है, 3 लाख का जा रहा है या 10,000 का जा रहा है, 10,000 का। मेरी जेब से कितना जा रहा है, 10,000 का। पहली बात तो ये, मैंने कहा क्यों, अगर आज मैं इसको बेचने जाता, इसको अगर मैं सेल करने जाता, ये 3 लाख में बिकता या 10,000 में बिकता, ये 10,000 में बिकता। पहली बात ये, तो मैंने कहा 10,000 में ही जो है बिकता। तो क्या कह रहा हूँ, मैंने 10,000 में बेचा और बाद में इनको मैंने वो पैसे दिए और मैं इनसे मशीन लेकर आ गया, चाहे इसकी कॉस्ट कुछ भी हो, नेगोशिएट करते करते मैं क्या मान रहा हूँ, मैंने ये लैपटॉप किसी और को बेचा, 10,000 रुपये आए, मैंने इनको 10,000 पकड़ाए और इनसे मैंने मशीन जो है खरीदी, तो इनसे मेरे को मशीन कितने की पड़ी, 10,000 की जो है पड़ी। ऐसे कह सकते हैं। तो वही मान लीजिए, पहले मैं इन्हीं को लैपटॉप बेचा, इन्होंने मुझे कितने रुपए दिए, 10,000, और मैंने 10,000 इनको वापस पकड़ाए, मैंने कहा अपना लैपटॉप मुझे जो है दे दो। पहली बात तो ये।
तो हमने कहा फर्स्ट, अब एंट्री से मुझे सिखाना है, तो फर्स्ट एंट्री मेरी क्या होगी, मैंने कहा पहली एंट्री मेरी क्या है, मशीन टू मशीन सोल्ड। फर्स्ट एंट्री मैं से मान लेता हूँ मशीन टू मशीन सोल्ड, कितने में, 10,000। मैंने कहा भाई 10,000 की मेरे को मशीन मिली है, 10,000 की मेरे को मशीन मिली, मशीन टू मशीन सोल्ड, पहला तो ये। दूसरा, मैंने अपनी मशीन जो बेची है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 3,00,000। तो मुझे क्या करना है, लॉस बुक करना है, और फिर वो क्या होगा, P&L टू मशीन सोल्ड, वो मेरा कितना आ जाएगा, जो हम एंट्री पास करेंगे वो कितना है, 2,90,000। तो इस मशीन को बेचने पर, इस मशीन को बेचने पर मेरा क्या हुआ, नुकसान जो है मेरा हुआ है। इसी जनरल एंट्री पर जो है हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई क्योंकि ये मेरी मार्केट वैल्यू है, तो मेरे को सेल परचेज, मेरे को बुक जो है मेरे को जो है करना होगा। कुछ की बात क्लियर है। चलो तो भाई इसी को जो है, अच्छा अब ध्यान से और सोच के बताओ, इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, इसी पॉइंट पर अब ध्यान से सोच के बताना। मशीन इन्होंने कहा 4,00,000 की है, इन्होंने कहा मशीन कितने की है, 4,00,000 की है। मैंने कहा भाई ये मशीन मेरी पुरानी जो है लैपटॉप ले जाओ, तो ठीक है। इन्होंने कहा चलो सर ऐसे करो, देखो सर हमारी मशीन 4,00,000 की है, 10,000 का आपकी वैल्यू पड़ रही है, सर ऐसे कर लो सर, एक मैं ये लैपटॉप ले जाता हूँ, प्लस सर मेरे को 15,000 रुपये और आप दे दो, 15,000 और जो है दे दो। सर ये तो बहुत ही लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है, सर 4,00,000 की मशीन मैं आपको दे रहा हूँ, तो सर लैपटॉप भी दे दो और प्लस मेरे को 15,000 रुपये जो है दे दो। अब सोच के बताओ मेरे को इनकी मशीन कितने की पड़ी, अब कितनी पड़ी, 25,000 की। क्या ये बात समझ आती है। तो मैंने कहा नेगोशिएट करते करते हमने शुरू किया था 4,00,000 से 25,000 पर आ गए, तो मैंने कहा 25,000 की मशीन पड़ी, जिसमें मैं 10,000 का लैपटॉप दे रहा हूँ, 15,000 मैं क्या दे रहा हूँ, कैश पेमेंट जो है कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं, ये नीचे जो है लिख लो, और कह रहे हैं एनी अमाउंट, इसके नीचे लिख लो, कह रहे एनी कैश गिवन, मैंने 15,000 रुपये और दिए, मैंने 15,000 रुपये और दिए, या कई बार होता है रिसीव्ड, मैं गाड़ी बेचकर स्कूटर ला रहा हूं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है, चलो हाँ, मतलब एक बड़ी मशीन, मतलब एक बड़ी बिल्डिंग है वो सेल करके मैं छोटी बिल्डिंग जो है आपका 3 रूम अपार्टमेंट से 2 रूम अपार्टमेंट जो है हम ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या कितने बार ये भी है, चलो 3 रूम से 4 रूम पर जा रहे हैं, पर 3 रूम कहाँ था, पॉश एरिया में था, 4 रूम कहाँ पर है, मे बी रूरल एरिया में है, ऐसा कुछ है। तो हमने कहा जहाँ पर क्या है मेरे को कैश मिल भी रहा है, मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ और मेरे को कैश जो है मिल रहा है, तो कह रहे हैं एनी कैश गिवन या रिसीव्ड will be adjusted to cost of asset, will be adjusted to cost of asset। ठीक है जी, तो जो कैश आगे दिया या मिला वो प्लस माइनस जो है करेंगे, और वही सेम चीज यहां पर भी लिख लो, कह रहे एनी कैश गिवन ऑब्लिक रिसीव्ड, any cash given oblique received will be adjusted in book value। और वो जो बुक वैल्यू है उसमें अगर कुछ कैश एक्स्ट्रा दिया, वारंटी पीरियड में है पर कहाँ, सर नए लैपटॉप में हम आपको 10,000 रुपये हम आपसे और जो है लेंगे, तो जो मैंने पैसा दिया या जो मेरे को पैसा जो है मिला वो जो है एडजस्ट जो है होता है। और ये तो मेरे साथ खुद भी था, मैंने लैपटॉप जो है HP का शायद लैपटॉप जो है मैंने लिया था, HP का लैपटॉप जो है मैंने लिया था, और वो शायद 1 साल के बाद, 2-3 साल पुरानी बात है, 1 साल के बाद जो है वो वारंटी पीरियड में था और उसमें कुछ गड़बड़ जो है हो गई थी, तो उन्होंने पूरा रिप्लेस करके जो है मेरे को जो है दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो पूरा लैपटॉप जो है वो थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ डिफेक्ट कुछ था, तो वो रिप्लेसमेंट पूरा रिप्लेस होके मेरे को लैपटॉप जो है मेरे को जो है मिला था। ठीक है, चलो तो एनीवेज इसी पर आ जाओ, तो भाई लिख लें एग्जाम्पल नंबर 2। तो भाई बस चेक करें आज का आखिरी एग्जाम्पल, पर इसमें 4 केसेस जो है हमारे रहेंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2, तो भाई चेक करें, कह रहे एक्स एक्सचेंजेस, मिस्टर एक्स exchanges its old machine
मिस्टर एक्स ने अपनी ओल्ड मशीन जो है एक्सचेंज करी, हैविंग बुक वैल्यू, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। तो आज उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1,00,000 एंड फेयर वैल्यू ऑफ ₹20,000। 1,00,000 की बुक वैल्यू है पर आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 20,000। कह रहे हैं फॉर, हमने एक्सचेंज करा फॉर अ न्यू मशीन, फॉर अ न्यू मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹1,30,000। और हमने नई मशीन जो मार्केट से ला रहे हैं उसकी आज मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,30,000। कह रहे हैं गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, इन दी फॉलोइंग केसेस। 4 केसेस कर लेते हैं भाई, दोनों केसेस में एक विदाउट कैश पेमेंट एक विद कैश पेमेंट जो है कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट द फॉलोइंग केसेस। तो भाई चेक करें केस 1, हाँ जी केस 1 कह रहे हैं दी ट्रांजैक्शन lacks commercial substance, ट्रांजैक्शन lacks commercial substance। इसका मतलब क्या हुआ? कोई सेल परचेज नहीं है, कोई सेल परचेज नहीं है, ये प्रॉपर आपका प्योर क्या है? रिप्लेसमेंट है। ना तो मैंने सामान खरीदा ना मैंने सामान बेचा, मेरे को सामान जो है आपके पास जो है आ गया। तो भाई द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो बताओ जी अब क्या करना है? हाँ जी किस वैल्यू पर दिखाओगे? किस पर दिखाओगे? कॉस्ट पे या बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? बुक वैल्यू पर। तो लिख लें, कह रहे हैं, हाँ जी कह रहे हैं द कॉस्ट। तो भाई लिख लो आंसर, हाँ जी। तो हमने कहा द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन विल बी क्या होगा? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। दैट इज कितने रुपए पे दिखाना है? हमारे पास बुक वैल्यू कितने रुपए की है? 1,00,000। बुक वैल्यू कितने की है? 1,00,000। तो भाई एंट्री हम क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। तो भाई मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, मशीन आई मशीन जो है गई। तो भाई कितने रुपए में दिखाना है? 1,00,000। ठीक है जी। और तभी नरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। बीइंग मशीनरी रिप्लेस्ड, being machinery replaced and transaction lacks commercial substance। ठीक है जी। तो भाई हमने मशीन रिप्लेस करी और नई मशीन हमारे पास जो है आ गई। ठीक चल रहा है। सेकंड चेक करो केस 2। मैंने कहा मुझे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा सारा काम बिल्कुल सही जो है चल रहा था। मशीन वारंटी पीरियड में थी, नई मशीन आ गई, पुरानी मशीन जो है चलेगी और कुछ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लो जी अब सेकंड आ जाओ केस 2। कह रहे हैं दी ट्रांजैक्शन फिर से लैक्स commercial substance
and rupees 25,000 was also paid. और 25,000 रुपये और हमने जो है पे करे हैं, 25,000 रुपये और हमें, तो नई मशीन हमने ली, रिप्लेसमेंट में है, पर पॉलिसी वही थी कि अगर वारंटी पीरियड में है रिप्लेस करके देंगे, पर उसके साथ में टर्म्स थी कि पहले साल में रिप्लेस होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, अगले साल रिप्लेस होगा तो 10,000 रुपये लेंगे, थर्ड ईयर में रिप्लेस होगा 25,000 लेंगे, फोर्थ ईयर में रिप्लेस होगा 50,000। इस तरीके से भी काम जो है चलता है। इस तरीके से पॉलिसीज जो है बनती है कि विद इन अ ईयर अगर डिफेक्ट आया तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेंगे, एक साल के बाद रिप्लेसमेंट हुई तो 10,000 रुपये आपसे लेंगे पर नई मशीन आपको देंगे, 2 साल के अंदर हुआ तो 25,000 30,000, तो हमने कितने रुपए दिए, 25,000 रुपये जो है दिए। तो बताओ अब एंट्री क्या पास करोगे? हाँ जी, अब एंट्री क्या पास करोगे? वही सेम मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एक नई मशीन आई, टू मशीनरी अकाउंट, एक मशीनरी गई और साथ में टू बैंक अकाउंट और कुछ पैसा भी गया। पैसा कितना गया? 25,000। हमारी मशीनरी कितने रुपए की गई? 1,00,000 की। तो नई मशीन हम कितने में दिखाएंगे? 1,25,000 में। बस ये माइंड में रख लेना, प्रॉफिट लॉस मेरे को यहाँ बुक नहीं करना, मैंने मशीन बेची नहीं है, बस ये माइंड में रखोगे, ये जेनेरेटी अच्छे से क्लियर जो है हो जाएगी। तो भाई लिख लो, वही सेम बीइंग machinery replaced that lagged commercial substance, हमने एक ऐसी मशीन रिप्लेस करी जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब सेल परचेज नहीं है, एंड डिफरेंस पेड in cash, yeah, and 25,000 paid, डिफरेंस कह दो या, एंड 25,000 पेड, सिंपल कर लो, नहीं तो कोई बच्चे हटने से डिफरेंस कैसे आया, एंड रुपीज 25,000 पेड, और हमने 25,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है पे कर दिए हैं। ठीक चल रहा है अच्छे से? लो जी, फिर आ जाओ केस 3। लो जी, केस 3 हमारा AS10, अगर बात करें 50% जो है कंप्लीट हो जाएगा, या बात करें इंपॉर्टेंट सारा काम जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन आपको मेरे को सिखाना है, डेप्रिसिएशन में SLM WDV वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में टेकअप जो है करेंगे। तो ऑलमोस्ट AS10 भी हमारा जो है कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको दिखा दूंगा पेपर का लेवल क्या जो है आता है। तो लो जी, केस 3 कह रहे हैं द transaction has commercial substance. The transaction has commercial substance. इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली मैंने मशीन अपनी बेची है, नई मशीन में खरीद कर लाया हूँ, नई मशीन खरीद कर लाया हूँ, सेल परचेज मेरे को बुक जो है करना है। तो अब मुझे ध्यान से बताओ, मैंने मशीन जो बेची है प्रैक्टिकली कितने में बेची? मैंने अपनी मशीन कितने बेची? 20,000 में जो है बेची है। नई मशीन क्या वर्थ है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी मशीन 20,000 में जो है बेची है और उसके बदले मेरे को नई मशीन जो है मेरे को मिल गई। तो भाई अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी? हमने कहा मशीन, हाँ जी, मशीन अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? मशीनरी सोल्ड अकाउंट। हमने सीए फाउंडेशन पढ़ा था, जब भी मशीन बेचते हैं हम क्या अकाउंट बनाते हैं? मशीनरी सोल्ड अकाउंट। तो हमने कहा मशीन अकाउंट टू मशीनरी सोल्ड अकाउंट। तो भाई अब चेक करें, मशीन कितने बेची हमने? 20,000 में। मशीन कितने बेची हमने? 20,000 में। तो हमने इसके बदले एक नई मशीन, मेरे को कैश आना था, कैश की जगह मेरे पास क्या आ गया? ये मशीन जो है मेरे पास आ गई।
कंफर्टेबल है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी सोल्ड अकाउंट कितना आ गया 20,000। और फिर याद करो फाउंडेशन पढ़ा था, अब मशीनरी सोल्ड अकाउंट कहाँ जाता है, मशीनरी अकाउंट में। तो हमने कहा नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, हमने कहा मशीनरी सोल्ड अकाउंट, मशीनरी सोल्ड अकाउंट 20,000। हमने कहा एक लाइन छोड़ के टू मशीनरी, और ये मशीन मैंने कितने की बुक वैल्यू है 1 लाख। फिर हम चेक करते हैं, मैंने 1 लाख की मशीन 20,000 में बेची, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। तो हम क्या लिख रहे हैं, लॉस ऑन एक्सचेंज। मैं यहाँ पे सेल की जगह लॉस ऑन एक्सचेंज, इस एक्सचेंज में मेरा नुकसान हुआ कितना 80,000 का जो है मेरा नुकसान जो है हो गया है। ठीक है जी। तो पहले मैंने मशीन बेची, कितने बेची 20,000 में। मशीन मैंने बेची कितने बेची 20,000 में मशीन बेची। इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी 1 लाख। तो मेरा नुकसान कितना हो गया 80,000 का नुकसान मेरा जो है हो गया है। आप चाहें तो ये 2 एंट्री पास करें, मेरा मानना है ये 2 एंट्री ही पास होनी चाहिए। और अगर आप क्लब एंट्री पास करोगे, तो अगर आप क्लब एंट्री पास करना चाहें तो आप चेक करो मशीनरी सोल्ड अकाउंट और मशीनरी सोल्ड अकाउंट, एक जगह क्रेडिट किया एक जगह डेबिट किया, तो कंबाइंड एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, हमने कहा मशीन अकाउंट कितना 20,000, हमने कहा लॉस ऑन एक्सचेंज, लॉस ऑन एक्सचेंज वो कितना है 80,000, और टू मशीनरी अकाउंट, और टू मशीनरी अकाउंट ये कितना आ गया 1 लाख। कंफर्टेबल है, दोनों तरीके ठीक है। आप फर्स्ट अप्रोच के साथ चलना चाहे वो भी ठीक है, मैं पर्सनली फर्स्ट अप्रोच को मानता हूँ। एक एक स्टेप बाय स्टेप एंट्री जो है आप किया करें। बाकी हाँ पेपर में अगर आप क्लब एंट्री पास करोगे तब भी कोई दिक्कत जो है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ऑल्टरनेट एंट्री, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में आते हैं सर ये 3 एंट्री कैसे हो गई। 3 एंट्री नहीं है, या तो ऊपर की 2 एंट्री या ऑल्टरनेट नीचे की क्लब एंट्री जो है पास कर रहे हैं। लो जी आराम से देख लें, किसी को यहाँ तक कोई भी छोटा मोटा डाउट हो आराम से चेक कर लें, किसी को यहाँ तक कोई भी छोटा मोटा डाउट हो। ठीक चल रहा है, चलो। और लास्ट केस चेक कर लो, केस 4। लो जी, और लास्ट चेक करो केस 4, कह रहे हैं दी ट्रांजैक्शन, अब ध्यान से बताना, दी ट्रांजैक्शन has commercial substance, the transaction has commercial substance and cash paid rupees 70,000। तो भाई सेल परचेज करा है, सेल परचेज मैंने जो है किया है, और अब क्या है मैंने मशीन भी दी और साथ में 70,000 रुपये और जो है मैंने दिए हैं। तो मैंने मशीन भी दी और मैंने 70,000 और दिए। तो अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि अब मेरी कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, पहले ये लिखवा देता हूँ, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, न्यू मशीन कितने की मान कर चलो, हाँ जी कितना 90,000। वो कैसे निकाला, हमने कहा 20,000 की मैंने अपनी मशीन दी प्लस 70,000 और मेरा आया तो कितना आ गया 90,000। तो मैंने कहा मेरी मशीन में वो कितने की पड़ी 90,000 की मशीन मेरे को जो है पड़ी है। मेरी मशीन कितनी पड़ी 90,000 की। और अब ध्यान से मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या पास करोगे। हाँ जी अब ध्यान से चेक करके बताओ जर्नल एंट्री क्या पास करोगे। हाँ जी फर्स्ट क्या होगा मशीनरी अकाउंट, ध्यान से चेक कर लो फर्स्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट, मशीन मुझे कितने की पड़ी 90,000। नेक्स्ट एंट्री क्या पास करोगे टू मशीनरी सोल्ड, टू मशीनरी सोल्ड मैंने अपनी मशीन बेची है, वो कितने बेची 20,000 में, और साथ में क्या है टू कैश या टू बैंक वो कितना 70,000। तो मैंने अपनी पुरानी मशीन, पुराना लैपटॉप, पुराना मोबाइल, पुराना कोई भी सामान, पुरानी गाड़ी वो मैंने दी 20,000 में,
वैल्यूएशन होती है। अगर आपने कभी गाड़ी खरीदी हो तो नॉर्मली सारा होता है वैल्यूएशन। ये वाली गाड़ी इतने रुपए की हम जो है मान रहे हैं, तो मैंने 20,000 में अपना मोबाइल या लैपटॉप या गाड़ी मैंने जो है उनको दी, साथ में 70,000 रुपये दिए, तो मेरे को जो नई मशीन है कितने की मिल रही है, 90,000 की। और फिर बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, हमने कहा मशीनरी सोल्ड, मैंने 20,000 की मशीन मैंने जो है बेची है, उसकी बुक वैल्यू टू मशीनरी वो कितना है, 1 लाख। 1 लाख की मशीन मेरी बुक में आ रही है, तो मेरा नुकसान कितना हुआ, हमने कहा लॉस ऑन एक्सचेंज वो कितना है, 80,000 जो है मेरा आ जाएगा। तो भाई लॉस ऑन एक्सचेंज कितना हो गया, 80,000 जो है ये मेरा जो है आ जाएगा। ठीक है जी, आराम से चेक कर लें। यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो, आराम से चेक करें, किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो, ठीक चल रहा है। एक लास्ट केस और करा दूं, सिर्फ इसी में कैश रिसीव्ड अगर हो जाए, वैसे आपको पता है सेम सवाल बस मेरे को करवाना है, दोनों केस में मैंने कैश पेड लिखवाया था। एक लास्ट केस और करना चाहो कर लो। केस 5, द ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, क्योंकि अब मेरा मानना वही है एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो एटलीस्ट बेटर भी है। अब वैरायटी बहुत सारी है, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, हर चीज़ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के सवाल जो है बन जाएंगे, और होना भी यही चाहिए था। इतना सारा सिलेबस है, और कई बार लगता भी था इतना सारा सिलेबस, जैसे आपका फाउंडेशन चेक करो, इतना सारा सिलेबस अकाउंट्स का था, पर कुल मिला के सिर्फ 6-7 सवालों में आपकी पूरी जजमेंट हो जाती है कि भाई आपको फाउंडेशन आता है कि नहीं आता। लॉ का इतना सारा आपने लॉ पढ़ा था, और आप सोच के बाद गिन के 10-12 सवालों में आपसे पूछ लिया कि आपको लॉ आता है कि नहीं आता। एटलीस्ट इंटर में तो स्टोरी वही है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू का मेन पर्पस वही है। बहुत सारी वैरायटी से अब आपको जज करेंगे, जिससे क्या आईसी के पास भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटी है, और आपके लिए भी अच्छा है कि एटलीस्ट आप सब पढ़कर जाओगे तो सब चीज़ों से ही आपसे पूछा जो है जाएगा। पहले वही था 4-5 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपसे सवाल पूछे, मान लिया अगर ये आता है सारे एएस आते होंगे, ये तो बात समझ नहीं आई। इस बार उम्मीद करता हूँ सारे एएस से सवाल जो है आने चाहिए, पर अभी न्यू कोर्स का जब फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा तो और क्लियर जो है हो जाएगा। तो द ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस एंड अमाउंट रिसीव्ड ₹5,000। लो जी, और पैसा भी हमारे पास आ गया 5,000। तो भाई अब मुझे सोच के बताओ, पैसा भी आ गया 5,000, तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। भाई बात आपको सारी क्लियर हो गई। 20,000 की मशीन हमने बेची, 20,000 की मशीन दी, 5,000 तो कैश ही आ गया, तो कितना कैश और आना था, 15,000। 15,000 के चक्कर में नई मशीन भी जो है हम लेकर आ गए। तो हमने 20,000 की मशीन बेची, 20,000 की मशीन बेची, 5,000 तो कैश ही आ गया, तो 15,000 रुपये और आना था, उसके बदले नई मशीन भी लेकर आ गए। तो बताओ जी एंट्री अब क्या करेंगे, हमने कहा बैंक अकाउंट कितना, 5,000। फिर हमने कहा नई मशीन आई, वो कितने की आई, 15,000। और टू मशीन सोल्ड, मैंने 20,000 की मशीन जो है मैंने बेची। कंफर्टेबल है। और फिर यहाँ पर आगे मेरी स्टोरी क्या रहेगी, हमने कहा मशीन सोल्ड टू मशीन, तो हमने कहा यहाँ पर 20,000 की मशीन हमने सेल करी। ये मशीन कितने की है, 1 लाख रुपए की है। और यहाँ पर लॉस ऑन एक्सचेंज ये कितना आ गया, 80,000 जो है मेरे को दिखाना पड़ेगा। लॉस ऑन एक्सचेंज मैं कितना दिखा रहा हूँ, 80,000 जो है मैं दिखाऊंगा। लो जी,
तो भाई आराम से चेक करें, हमारा ऑलमोस्ट टेक्निकल पार्ट जो था ऑलमोस्ट हमारा सारा कंप्लीट जो है हमारा हुआ। नेक्स्ट क्लास में अब डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है उसको टेकअप जो है करना है। नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ना है और फिर से फाउंडेशन पढ़ा था, रीवैल्यूएशन अब पढ़ना है, तो फाउंडेशन वाला पढ़कर आना। नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन कैसे कैसे मेथड्स होते हैं उस पर चर्चा करेंगे, रीवैल्यूएशन क्या होती है उस पर चर्चा जो है अपन जो है करेंगे। कंफर्टेबल है? चलो जी, तो आज के लिए इतना ही जो है रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।